तो मेंस स्पेशल बैच है ये इंग्लिश का, ठीक है। एप्लीकेशन पे इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप पे आप लोग देख रहे हो। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा इंग्लिश बाय रोशन सर जो ऐप है, ठीक है, उसके ऊपर ये इंग्लिश स्पेशल बैच है भाई, एसएससी सीजल 2025 मेंस के लिए, ठीक है। तो आज इसकी पहली क्लास है, मैं क्लास को शुरू करता हूं। क्लास की शुरुआत में करूंगा उस चीज से जो कि जिसका सबसे ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम में, और वो क्या है, आपका जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ना, आपका पूरा जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है जिसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो क्या है आपका, वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि इस बार का जो सीजल का प्री का एग्जाम हुआ है ना, ठीक है, अगर आप किसी से रिव्यू लोगे तो ले लेना, पूछ लेना। जो एसएससी सीजल प्री का भी एग्जाम हुआ है उसमें बच्चों से जितना मुझे रिव्यू मिल पाया, मेरे स्टूडेंट से और बाकी बच्चों से, वो ये मिल पाया कि इस बार जो कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ा सा टफर साइड में देखा गया है। मतलब पिछले बार के तुलना में अगर आप देखोगे थोड़ा सा टफ साइड में रखा गया है इस बार कॉम्प्रिहेंशन को, और अच्छे लेवल का पूछा गया है। थोड़े से वोकैब बेस्ड पूछे गए हैं, थोड़े से इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर प्री के अंदर इतना एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है भैया ये क्या है, नया वेंडर है ना, नए वेंडर ने इतनी सारी चीजें चेंज करी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेंस के अंदर भी आपको भारी बदलाव देखने को मिलेगा, हाँ कि ना। तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे मेंस के अंदर वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है, कितना बदलाव कर सकता है ना, क्या टफ पूछ सकता है, क्या इजी पूछ सकता है, वो सारी चीजों को मतलब मैंने क्या कर दिया ना, सम्मिलित कर दिया इस क्लास के अंदर, सारी चीजों को मिला दिया मैंने, और इतना आसान कर दिया मैंने आपके लिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं से भी पूछेगा ना, एडवोकेटिक कहीं से भी पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगी भाई, ठीक है। इतना मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं, इतनी सी बात समझ गए। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल निश्चिंत रहना, कॉपी पेन लेके बैठना, जो जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना समझना, सारी चीजें आपको अपने आप ही समझ में आएंगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है ताकि आप आगे इसकी प्रैक्टिस जब हम करेंगे क्वेश्चंस की तो वहां पर आपको चीजें जल्दी समझ में आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भाई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब है, इट मींस अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग अ रिटन टेक्स्ट। एक रिटन टेक्स्ट होता है भाई, जिस तरीके से आपको पता है एक पैसेज होता है जिसको रिटन टेक्स्ट बोलते हैं ना, एक रिटन टेक्स्ट होता है यानी कि पैसेज होता है। आपको क्या करना होता है, उसको सबसे पहले समझना होता है, अपने तरीके से इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, एनालाइज करना होता है। क्या करने के लिए, आंसर्स देने के लिए। किसके आंसर्स, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जानना जरूरी है। जैसे एक पैसेज आपको दिया जाता है, ठीक है, तो उस पैसेज के बेस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो नीचे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपके पैसेज के अंदर जो फैक्ट्स दिए होंगे, जो डेटा दिया होगा या जो इंफॉर्मेशन दिया होगा उसी से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज में लिखा जाएगा कि महामंदी ने 5 देशों को प्रभावित किया लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका को किया। इस तरीके से मान के चलो एक फैक्ट या डेटा आपको दिया या इंफॉर्मेशन आपको दिया है, और नीचे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द गिवन कंट्रीज, ये जो दिए हुए कंट्रीज है इनमें से कौन सी वो कंट्री थी विच वॉज मोस्ट इंपैक्टेड, जिसपे सबसे ज्यादा क्या पड़ा था, इंपैक्ट पड़ा था, किसका, महामंदी का। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन। तो ये ओवरऑल बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो डाटा आपको दिया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया, उसी के बेस पे आपको जो आंसर है वो बताने पड़ते हैं, ठीक है। अब आप अगर ये मेंस की क्लास देख रहे हो मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप प्री निकाल दोगे, है ना। तो बिल्कुल छोटी मोटी चीजें बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो पूछता है इन्फरेंस क्वेश्चन। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से कंक्लूजन, कि जो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज को पढ़ने के बाद में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछता कि क्या कंक्लूजन। जैसे मान के चलो इस तरीके से ना, आपने एक पैसेज पढ़ा, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इस पैसेज को पढ़ने के बाद में ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों में से आपको क्या लगता है कि जो हमारा ऑथर है या राइटर है या नरेटर है, इन 4 बातों में से किस बात से सहमत हो सकता है। देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कि ये 4 बातें लिखी हुई हैं, 4 ऑप्शंस हैं, हमारा जो ऑथर है या नरेटर है या राइटर है, ठीक है, ये इन चारों में से कौन सी ऐसी बात है जिससे अग्री कर सकता है,
या जिससे एग्री नहीं कर सकता है। तो ये आपको अपनी तरफ से क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, अपनी तरफ से आपको क्या करना है, इन्फरेंस निकालना है। तो इन्फरेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से ज्यादा नहीं, थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। डायरेक्ट आप पैसेज को देखकर इसका आंसर नहीं बता सकते। हाँ, ओवरऑल आपको आइडिया जरूर मिलता है, क्योंकि पैसेज को आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई हमारा जो राइटर है या ऑथर है, नरेटर है, क्या कहना चाह रहा है। हमने पढ़ा कि यार ये इस तरीके से बात कर रहा है, ये पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है, नेगेटिव टोन में बात कर रहा है। तो 3 ऑप्शन पॉजिटिव टोन में, एक नेगेटिव टोन में, तो नेगेटिव टोन वाला इसका आंसर हो सकता है या पॉजिटिव टोन वाला इसका आंसर हो सकता है। तो ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, ठीक है, बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर के भी, और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस मैं बनाकर भी लाया हूं। तो जब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फरेंस वाले जो क्वेश्चंस है किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है भाई। नीड्स लॉजिकल डिडक्शन, इसमें आपको लॉजिकल थोड़ा सा अनुमान लगाना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, नॉट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। इसमें आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है ना, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है, यहां से कोई डाटा है उसको आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन है उसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लेकिन इन्फरेंस वाले में क्या होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता, इसमें आपको अपना लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हुए आंसर बताना होता है। लेकिन वो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, मतलब जो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में से कोई भी रैंडमली एक वर्ड आपको निकाल के दे दिया जाएगा। जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन होगा, द वर्ड इक्विटेबल, जो इक्विटेबल वर्ड है पैसेज के अंदर से ही देगा वर्ड, ऐसा नहीं कि पैसेज के बाहर से दे देगा। तो पैसेज के अंदर जो ये वाला वर्ड है उसका क्या मतलब है, या तो आपसे सिनोनियम पूछ लेगा उसका, या आपसे उसका ऑपोजिट पूछ लेगा, मतलब एंटोनियम पूछ लेगा। समझ गए, इस 2 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो उसका सिनोनियम पूछ लेगा या तो उसका एंटोनियम पूछ लेगा। तो ये भी थोड़ा सा आसान हो जाता ना, क्योंकि अगर आपको पैसेज का ओवरऑल मतलब समझ में आ गया कि पैसेज किस बारे में है, क्या बताना चाह रहा है, और अगर एग्जैक्ट इसकी मीनिंग आपको नहीं भी पता, तो पैसेज को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इस टोन में बात की जा रही है, यहां पर कुछ सकारात्मक चीज की बात की जा रही है, पॉजिटिव चेंज की बात की जा रही है, तो इसका मीनिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। जो मुझे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें से 3 जो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी मीनिंग नेगेटिव जा रही है, एक पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव वाला। ये सारी चीजें करना सिखाऊंगा। इस तरीके से मैंने अपने एग्जाम में किया है क्वेश्चंस को, और मैंने फुल स्कोर किया भाई, हमेशा कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कभी मेरा मार्क्स कटा ही नहीं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो मैं वही तरीके आपको बताने वाला हूं जो तरीके मैंने अप्लाई किए, जिस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी करोगे, क्योंकि ये मेंस है दोस्त, ये प्री नहीं है कि आपको क्वालिफाई करना है, ये मेंस है। ये सवाल है आपकी नौकरी का, आपके सिलेक्शन का। समझ पा रहे हो बात को, हाँ कि ना? तो आपसे पूछेगा बताओ इसका क्या है, इक्वल है, अनफेयर है, लॉफुल है, जस्ट है, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आजकल एग्जाम में, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है? टोन बेस्ड क्वेश्चन। आपसे पूछ लेगा बताइए पैसेज का क्या टोन है, या पैसेज का क्या थीम है, या पैसेज का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा कि पैसेज का टोन बताओ, थीम बताओ, या स्ट्रक्चर बताओ, ये चीजें आपसे पूछ लेगा। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टोन कितने टाइप के होते हैं, कैसे टोन को आइडेंटिफाई करेंगे, थीम कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन कैसे पता होंगी? मैं किस लिए आया हूं? बताने के लिए आया हूं, मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस कितने टाइप के आपसे पूछता है। अभी मैं सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं कि टोन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे पहचानोगे, थीम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द टोन या थीम या स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। ऑप्शन में आपको दे देगा क्रिटिकल टोन है, या डिस्क्रिप्टिव है, या ऑप्टिमिस्टिक है, ह्यूमरस है, ये सारे टोन्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं भी आपको समझाऊंगा। और उसके बाद अगला जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए चारों ऑप्शन में से पैसेज के हिसाब से देखते हुए, पैसेज को देखते हुए करना होता है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो पैसेज के हिसाब से गलत है, या कौन सा एक है जो पैसेज के हिसाब से सही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने पैसेज को गो थ्रू किया है, अगर आपने इसको क्या किया, एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप 4 ऑप्शन पढ़ के आराम से बता सकते हो कि नहीं यार ये वाली बात तो पैसेज में कहीं हुई नहीं है, मतलब ये वाली बात क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। हाँ, ये वाली बात हुई है, ये वाली बात क्या है, करेक्ट है। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, वो है एक ये इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन और एक ये टोन वाला क्वेश्चन। क्योंकि वोकैबुलरी वाला आप कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे, करेक्ट इनकरेक्ट तो और भी आसानी से कर लोगे। 2 चीजें मेनली आपको समझनी है, इन्फ्रेंस और टोन, थीम या स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये जो होते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। ये था बहुत ही ज्यादा बेसिक, ये क्या था, बहुत ही ज्यादा बेसिक था।
ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्रोच आरसी। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं, सीधा लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मान लो एग्जाम के अंदर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया भाई, तो एक तरीका भी तो होगा ना इसको करने का। ऐसा तो नहीं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते पागल की तरह पढ़ना शुरू कर दो। एक तरीका होता है एग्जाम में जल्दी करने का। देखो करते सब है, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जो जल्दी करना जानता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो दोस्त? हाँ कि ना? ठीक है, आइए ग्लैंस एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहला काम, देखो बहुत सारे बच्चे ये चीज नहीं करते। अधिकतर बच्चे जो गलती करते हैं, 90% बच्चे, वो क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। लेकिन जो मेरा अपना तरीका है और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, एक नजर मारो क्वेश्चंस पे। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो पांचों पे नजर मारो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान के चलो आपने एक पहला क्वेश्चन पढ़ा, इसमें ना एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। जो डेटा इसके अंदर है पैसेज के अंदर, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि 5 देशों में से ना कौन सा देश है जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है आर्थिक महामंदी का, है ना। तो कम से कम आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पैसेज के अंदर आर्थिक महामंदी की बात हो रही है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? दूसरी चीज, जब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पढ़ोगे ना, अपने आप जब उस वाले पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पर उस देश की बात हो रही होगी जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, अपने आप ही आपका दिमाग आपको क्या बोलेगा, बेटा ये रहा तेरा आंसर। उसको फटाफट से आप क्या करोगे, रफ पेज के ऊपर लिख के रख लोगे कि ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर है। वरना ऐसे में क्या होता, जैसे मान लो पहले आपने पैसेज पढ़ा, पहले पैसेज पढ़ के फिर आप इस क्वेश्चन पे आए, अब दोबारा से इस पैसेज को एक बार ऐसे ढूंढोगे ना, ऐसे करके यार कहां गया, कहीं तो पढ़ता, हाँ ये रहा, टाइम वेस्ट हुआ ना। अगर पहले क्वेश्चन देख लोगे उसके बाद पैसेज को पढ़ोगे तो एक तो आइडिया मिल गया कि पैसेज अच्छा इस बारे में है, और दूसरा जब आप पैसेज को पढ़ रहे होगे तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रहेगा, तो आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? बोलो हाँ कि ना? इसी तरीके से पांचों क्वेश्चन को एक बार पहले आपको गो थ्रू कर लेना है, एक बार नजर मार लेनी है कि कौन सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या इसमें वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, क्या इसके अंदर करेक्ट इनकरेक्ट वाला या इंफरेंस वाला या टोन वाला है कि नहीं है, वो चीजें आपको पता लग जाएंगी। और जब आपको पता रहेगा कि यार मेरे से ना टोन पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो पढ़ते 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 जैसे आप लास्ट में पहुंचोगे आपको पता लग जाएगा इसकी टोन तो ये है और मेरे से टोन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक और आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए एग्जाम में सबसे पहले जो आपको करना है वो क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को देख लेना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। मेरी बात को समझ गए? हाँ कि ना? इतनी सी बात क्लियर है दोस्त? सो योर ब्रेन नोज व्हाट टू लुक फॉर। इससे क्या होता है, क्वेश्चन को अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपके दिमाग को पता होता है कि आपको क्या ढूंढना है। पैसेज को पढ़ते पढ़ते क्या ढूंढना है ये आपके दिमाग को पहले से पता होता है, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है बाकियों के मुकाबले। एक ट्रिक है ये, बहुत लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं, वो सीधा पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। रीड द पैसेज एक्टिवली। पैसेज को भैया बड़े एक्टिवली रीड करना है। कुछ लोगों की आदत होती है ध्यान कहीं और है, बस ऐसी 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 अगर रीड करोगे ना तो ना तो उसका टोन समझ में आने वाला तुम्हें, क्योंकि टोन कोई रटवा नहीं सकता तुम्हें टोन। मैं तुम्हें बता सकता हूं कितने टाइप के टोन होते हैं, टोन को कैसे पहचानना होता है, लेकिन मैं तुम्हें रटवा नहीं सकता। मैं तुम्हें रटवा नहीं सकता कि नहीं ये आए तो ऐसा टोन नहीं, वो तुम्हें पढ़ के पता करना है। और जब तक तुम एक्टिव होकर पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं पढ़ोगे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि किस टोन की बात यहां पर हो रही है, ठीक है ना। तो रीड द पैसेज एक्टिवली, और साथ साथ में क्या करना है, राइट डाउन कीवर्ड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, आपको रफ शीट एग्जाम में मिलती है भाई, उस रफ शीट के ऊपर आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपको लिख लेने हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको लिख लेने हैं। जैसे कि अगर मान लो पैसेज को पढ़ रहे हो आप, पढ़ते पढ़ते आपको पता चला ना कि कोई एक डेट मेंशन कर दी गई है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर मेंशन कर दिया गया कि इस वाले साल में ये वाला काम हुआ था या इस वाले साल में ये वाली योजना बनाई गई थी, है ना। तो उसको आप एक पेपर पे ना साइड में से करके लिख लोगे 1975 IUCN, ऐसे शॉर्ट में लिख लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नेम है वो आपको नोट कर लेना है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि नेम अक्सर आपको जल्दी दिख जाते हैं, डेट्स भी दिख जाते हैं, नहीं भी करोगे तो चलेगा। देखो अगर मेरी बात मानोगे, आप इतने अगर होशियार हो कि आप याद रख सकते हो कि हाँ मैंने ये वाली डेट कहीं ना कहीं पैसेज में पढ़ी है, ये वाला नाम कहीं ना कहीं पैसेज में पढ़ा है, तो फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं लिखता था, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, लेकिन इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। दिमाग में याद रखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट करके रख लेना, ठीक है। जैसे हाउएवर, ऑल्दो, देयरफॉर, ये कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स होते हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं पैसेज को सॉल्व करने में। अभी जब पैसेज आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये आपकी हेल्प करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस के आंसर्स करने में। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप कहीं कोने में आराम से
नोट करके रख लेना, ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहली चीज क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है। दूसरी चीज क्या है कि जब पैसेज को पढ़ोगे तो एक्टिव होकर रीड करना है और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो नोट करते चलना। तीसरा, समराइज ईच पैराग्राफ इन वन लाइन इन योर माइंड। पैसेज को पढ़ते पढ़ते ना, पैसेज अगर 3 पैराग्राफ में है, पैसेज अक्सर जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे पैराग्राफ में बटे होते हैं ना, इसमें इंट्रोडक्शन है, इसमें उसका इंपैक्ट है, इसमें उसका कंक्लूजन है, इस तरीके से अगर पैसेज है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में समरी बना के रखनी है कि पहले वाले पैराग्राफ के अंदर इंट्रोडक्शन की बात की गई थी, सेकंड वाले में इंपैक्ट की बात की गई थी, इस तरीके से कि पहले में इंट्रोडक्शन था या प्रॉब्लम था, दूसरे में डिटेल था या एग्जांपल था, तीसरे में कंक्लूजन था या सॉल्यूशन था। इस तरीके से अपने दिमाग में आपको इसको याद रखना है। वो तो इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जब आप उसको पढ़ रहे होगे ना तो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर क्वेश्चन स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। जो पैसेज में लिखा है ना वहीं से आपको आंसर करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आंसर मत करना। अगर फैक्ट बेस्ड या डाटा बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इवन कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन भी अगर है, इन्फ्रेंस बेस्ड या टोन बेस्ड, तो पैसेज के हिसाब से ही करना, पैसेज से ही आंसर देना, स्ट्रिक्टली चिपके रहना अपने पैसेज से, पैसेज से हटकर आंसर मत देना, ठीक है, पैसेज में जो है उसी के हिसाब से आंसर देना। अवॉइड योर ओन ओपिनियन, अपना खुद का जो ओपिनियन है, आपको लग रहा कि नहीं यार ये तो कवि ना है इसके अंदर, या इसके अंदर जो राइटर है गुस्से में दिख रहा है, वो हो सकता है आपको दिख रहा है, लेकिन पैसेज को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार वो गुस्से में नहीं है, वो शिकायत कर रहा है। देखो गुस्सा करना शिकायत करना अलग अलग चीज है, दोनों का टोन चेंज हो जाएगा। अग्रेसिव टोन और कंप्लेनिंग टोन दो अलग अलग चीजें होती है ना, तो इसीलिए अपना ओपिनियन आप क्या बना रहे हो वो मैटर नहीं करता है, पैसेज का क्या टोन है या पैसेज का क्या रिक्वायरमेंट है वो मैटर करता है, ठीक है। यूज एलिमिनेशन मेथड व्हेन स्टक, अगर आप फंस जाते हो किसी क्वेश्चन में तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। आपको लग रहा है कि यार ये नहीं हो सकता, मतलब आपको सही आंसर नहीं पता तो गलत वाला निकाल लो कि यार ये पढ़ के लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा क्लोज लग रहा है, तो वहां पर आप अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके आंसर जो है लगा सकते हो एलिमिनेशन मेथड को यूज करके। मेरी बात को समझ गए। रिमूव ऑब्वियसली रॉन्ग, जो ऑब्वियसली रॉन्ग है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता उसको हटा दो, तो सही वाला अपने आप मिल जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। हाउ टू अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समझ में आया कि सबसे पहले नजर आपको क्वेश्चंस पे मारनी है, दूसरा आपको पैसेज को पढ़ना ही पड़ेगा, ये ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना पैसेज को पढ़े आप आंसर निकाल सको, नहीं, पैसेज को एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उसको रीड करते हो, और अपनी रीडिंग की हैबिट को आप अभी से अगर बनाते हो तो आपको बहुत आसानी होगी एग्जाम में इसको रीड करने में और समझने में। देखो दिमाग को ना आदत डलवाना जरूरी है, जिम के अंदर जाते हो डेली डंबल को ऐसे ऐसे करते हो तो आपके मसल को आदत लग जाती है, वो मसल अपने आप ही फूल जाता है, ग्रो करता है ना, इसी तरीके से दिमाग को भी हैबिट डलवाना जरूरी है। डेली अगर आप आधा घंटा को न्यूज़पेपर लेके बैठे हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई इंग्लिश नोवेल लेके बैठे हो और आप उसको पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है ज्यादा समझ में आ रहा है मैटर नहीं करता, आप उसको पढ़ रहे हो और अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि भैया तू इसकी मीनिंग निकाल, इसकी मीनिंग निकाल, तो जब आप ये लगातार 1-1.5 महीने 2 महीने करोगे ना तो एग्जाम में जब आप बैठोगे तो कुछ नया नहीं लगेगा, आपके दिमाग को हैबिट हो चुकी होगी और आपका दिमाग जल्दी से आपको आंसर निकाल के दे देगा, उसकी मीनिंग आपको समझा देगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई हवा में फैली हुई बातें नहीं है, हवा में चीजें नहीं चलती हैं। मैं कोई आपको चूर्ण नहीं दे सकता कि लो इसको खा लो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा या तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी के साथ चलो, अपने दिमाग को उस चीज की हैबिट डलवाओ। अभी तुम्हारे मेंस में 1.5-2 महीने बचे हुए हैं, तो अभी से ही तुम कोई नोवेल पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, बेसिक से बेसिक इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की किताबें वो पढ़ना शुरू करो। ये भी नहीं कर सकते तो जो प्रीवियस ईयर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैं उनको पढ़ो डेली। डेली अगर तुम 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करते हो ना, पढ़ पढ़ के बिल्कुल एक्टिव होकर कंसंट्रेट करके, तुम्हारे दिमाग को हैबिट लग जाएगी, तुम्हारा दिमाग कहेगा यार ये तो मेरे से आंसर निकलवा रहा है, एग्जाम में जाके अपने आप तुम आंसर निकाल के दे देगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे नहीं कहा गया, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अब तुम कुछ पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा और तुमने प्रैक्टिस भी नहीं करी, अपने दिमाग को हैबिट नहीं डलवाई, तुम सीधा एग्जाम में चले गए और वहां जाके अपना माथा फोड़ रहे हो, यार ये समझ ही नहीं आ रहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और आके मेरे से बोल रहे हो सर इतना मुश्किल आया था ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इतनी खतरनाक पैसेज था, इतना खतरनाक कि सर बता नहीं सकता। और जब मैंने पैसेज को देखा तो मैंने देखा अरे गधे ये तो पंचतंत्र की कहानी है, सिंपल सी बंदर और गधे की कहानी है, ये तो बहुत आसान भाषा में, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को उसकी हैबिट नहीं डलवाई। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, हवा हवाई चीजें नहीं है, सोनपरी की छड़ी नहीं है कि ऐसे किया और
समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकलिटी में जियो, ठीक है। तो अभी से डेली आपको क्या करना है, रूटीन बनाओ, डेली आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रीडिंग करनी है, इंग्लिश की रीडिंग। आप कोई बुक पढ़ो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये मैंने आपको बताया अप्रोच करने का तरीका। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि क्या है, टोन्स। कि यार कितने टाइप के टोन होते हैं, टोन को कैसे आइडेंटिफाई करें, टोन को कैसे पहचाने, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम हो जहां पर कॉम्प्रिहेंशन है वहां पर ये जरूर है। तो सबसे पहला जो हमारा टोन है वो क्या है, क्रिटिकल टोन। अब ये क्रिटिकल टोन क्या होता है, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, क्रिटिसाइज मतलब उसकी आलोचना करते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे राइटर्स हैं या एडिटर्स हैं जो अपने अखबार के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से सरकार के अलग अलग नीतियों की आलोचना करते हैं, सरकार के अलग अलग कामों की आलोचना करते हैं, या किसी पार्टी के काम की आलोचना करते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगर वो कुछ लिख रहे हैं उनके बारे में क्रिटिसाइज करते हुए, तो उसका टोन क्या हुआ, क्रिटिकल टोन हुआ। सिंपल, टोन को ये कहते हैं। टोन का मतलब है कि किस टोन में राइटर या ऑथर या नरेटर ने उस चीज को लिखा है, लिखते समय उसके मन में क्या भावनाएं चल रही थी, उसका टोन कैसा था। जैसे मैं आपसे कहूं तुम बहुत अच्छे हो, तो इसका टोन क्या है, मैं प्यार, मेरा टोन क्या है, प्यार वाला टोन है। मैं बोलूं तुम बहुत घटिया आदमी हो, तो मेरा टोन क्या है, गुस्से वाला टोन है। तो टोन का मतलब है सामने वाले का मिजाज समझ में आ जाए, सामने वाले की फीलिंग समझ में आ जाए कि किस फीलिंग के साथ उसने वो चीज लिखी है, ठीक है। समझ गए बात को, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो अगर आप किसी पैसेज को पढ़ रहे हो, व्हेन द ऑथर फाइंड्स फॉल्ट, जब ऑथर किसी की गलती बताता है पैसेज के अंदर, या पॉइंट आउट फ्लॉज, या कमियों की बात करता है, ऑथर या राइटर जो है अगर पैसेज के अंदर क्या करता है, गलतियां ढूंढता है, कमियां ढूंढता है, या फ्लॉ का मतलब कमी क्या करता है, उजागर करता है, पॉइंट आउट करता है, और शोज डिसअप्रूवल, या अपनी असहमति दिखाता है कि मैं निंदा करता हूं सरकार की इस नीति की, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई निंदा कर रहा है, डिसअप्रूवल दे रहा है, गलतियां खोज रहा है, कमियां खोज रहा है, तो उसका टोन क्या होगा, क्रिटिकल टोन होगा, ठीक है। और आपको समझ में आ गया, जब तक आप पैसेज को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं कि यार इसका टोन क्या है। और अगर फिर भी आपको टोन समझ में नहीं आ रहा, तो टोन वाले क्वेश्चन को करने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप पैसेज को पढ़ लोगे ना, तो ओवरऑल आपको ये पता लग जाएगा कि पैसेज किस बारे में है। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं टोन के, तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे एक टोन दे रखा है, मान के चलो, जैसे ये यहाँ पर मैंने एक टोन वाला क्वेश्चन आपको दिया था, इस तरीके से आ जाओ। जैसे मान के चलो एक वो है, एक पैसेज है जिसके अंदर ना थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बातें की गई है, पढ़ के आपको पता लग जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप दिमाग से थोड़े से मान के चलो मंद हो और आपको नहीं पता लग पा रहा कि टोन क्या है, तो कम से कम ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शन में देखोगे कि यार क्रिटिकल किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव किसी चीज का डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे रहा है सिंपली, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी है ना, ऑप्टिमिज्म की तो बात नहीं कर रहा है। हाँ, हंसी मजाक की बात तो थी, मतलब ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से आप जो ऑब्वियस होंगे ना उसे क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। कहां पे थे हम लोग, टोन पे। ये तो पहला टोन आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर देखो। ठीक है राहुल, डोंट वरी, करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तो पहला क्या था, क्रिटिकल, ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं एक बार इसको। जैसे द गवर्नमेंट पॉलिसी हैज सेवरल लूप होल्स, अगर पैसेज के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे क्या है, लूप होल्स है, मतलब बहुत सारी क्या है, कमियां हैं, एंड हैज फेल्ड टू एड्रेस पॉवर्टी, और प्रॉपर तरीके से गरीबी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में बात नहीं की गई है उसके अंदर,
ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है तो आपको पता लग रहा है कि सरकार की आलोचना की जा रही है, कमियां निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? कमियां निकाली जा रही है, ठीक है, कमियां निकाली जा रही हैं, हाँ कि ना। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो क्रिटिकल टोन है। क्या टोन है? क्रिटिकल टोन है। अगला है आयरॉनिकल या सरकास्टिक। आयरनी का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो एक फायर स्टेशन, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो, फायर ब्रिगेड। तो फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है? आग बुझाने का। अब मान के चलो फायर स्टेशन पे ही फायर लग जाए, फायर स्टेशन पे ही फायर लग जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? विडंबना। देखो कितनी बड़ी विडंबना है ना। या फिर पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाए, तो ये भी क्या है? एक विडंबना है। बोलो हाँ कि ना। तो अगर इस तरीके से कोई बात हो रही है कि आपको लग रहा है कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी आयरनी है। आयरनी का मतलब क्या होता है? विडंबना। आयरनी का मतलब क्या होता है? विडंबना। या फिर आपको अगर पढ़कर लगे, है ना, सरकाजम। सरकाजम का मतलब क्या होता है ना? ताना। सरकाजम का मतलब क्या होता है? ताना। अगर आपको लगे कि कोई सरकाजम की बात कर रहा है, ठीक है। सरकाजम क्या होता है? जब आप बोलते कुछ और हो, है ना, लेकिन उसका पीछे का जो अर्थ है वो कुछ और होता है। जैसे आपका एक दोस्त आपसे मिलने आया और आपको पता है कि उसकी जो हालत है ना वो बहुत खराब है, वो बहुत गरीब इंसान है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? अरे देखो भाई, बड़े बड़े लोग आ गए हमारे बीच में, स्वागत करो इनका। तो ये क्या है? एक सरकाजम है। ये क्या है? सरकाजम है। इसको बोलते हैं ताना देना। क्या करना? ताना देना, सरकाजम। तो वो जो टोन हो जाएगी, वो हो जाएगी, अगर आयरनी की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? आयरोनिकल टोन। और अगर सरकाजम की बात हो रही है तो टोन क्या हो जाएगा? सरकास्टिक टोन, ठीक है। When the author says something but means the opposite, जब ऑथर कहता तो कुछ है लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट होता है। मैंने जैसे भी बताया कि आपका गरीब दोस्त आपसे मिलने आया और आप क्या बोल रहे हो? देखो बड़े लोग आ गए हमारे बीच में, ठीक है। तो ऑथर कहता कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। हिडन मॉकरी, या फिर क्या कहते हो? हिडन मॉकरी। मॉकरी का मतलब क्या होता है? किसी को मॉक करना, चिढ़ाना। जब आप हिडन, हिडन का मतलब चुपचाप किसी को क्या करते हो? चिढ़ाते हो। सामने से सीधा नहीं बोलते कि तुम गरीब हो, बल्कि चुपचाप उसे क्या करते हो? मॉक करते हो। बोलते कुछ और, मीनिंग कुछ और होती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? या तो आप बोलोगे आयरोनिकल टोन, या तो क्या बोलोगे? सरकास्टिक टोन। जैसे ओ ग्रेट, अनदर पावर कट इन द मिडल ऑफ एग्जाम्स, एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट्स नीड। जैसे कोई बोल रहा है, वाह कितनी कमाल की बात है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर से बिजली कट गई, वाह यही तो चाहिए बच्चों को। तो जो बोला जा रहा है, क्या एक्चुअल में वो मीनिंग है सामने वाले का? नहीं। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह है कि लाइट नहीं कटनी चाहिए। वो किसी को ताना दे रहा है ना। या वो विडंबना की बात कर रहा है कि देखो एक तरफ एग्जाम चल रहा है और एक तरफ ये पावर कट। तो इसका जो टोन हो सकता है, एक्चुअल अगर टोन की बात करोगे तो ये सरकास्टिक टोन है। कौन सा टोन है? सरकास्टिक टोन है। मेरी बात को समझे, जब कहना कुछ और है लेकिन मीनिंग कुछ और है। समझ गए बात को? हाँ कि ना। अगला ये समझ गया। अगला है डॉगमेटिक टोन। अगला क्या है? डॉगमेटिक टोन, ठीक है। स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड, स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड। एक मिनट भाई, देखो स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड यानी कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा स्ट्रांग तरीके से अपना ओपिनियन दे रहा है, ओपिनियनेटेड है यानी कि अपना ओपिनियन दे रहा है, मतलब उसे बाकी की परवाह नहीं है कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है और किसका क्या ओपिनियन है। वो केवल अपनी बात रखता है। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि सरकार ऐसा करे। मतलब जो अफर्मेटिव तरीके से केवल अपनी बात रख रहा है। कौन क्या करता है नहीं करता है, कौन क्या चाहता है नहीं चाहता, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो केवल अपनी बात करता है। स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड है या रिजिड है किसी बात को लेकर, मतलब अड़ा हुआ किसी बात को लेकर, रिजिड है। नॉट ओपन टू अदर व्यूज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो और किसी के व्यूज के लिए ओपन नहीं है, मतलब वो केवल अपने व्यूज देने आया है, वो और किसी के व्यूज सुनने या देने नहीं आया, वो केवल अपने व्यूज देगा। तो उस टोन को क्या बोलते हैं? डॉगमेटिक टोन। मेरी बात को समझ गए? ये बहुत बार पूछता है भाई, अगर कोई राइटर, ऑथर या नरेटर ये बोल रहा है, अब केवल अपना ओपिनियन दे रहा है, बाकी का क्या ओपिनियन है उसे फर्क नहीं पड़ता, बाकी के क्या व्यूज है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो केवल अपनी बात बोल रहा है कि मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं नहीं चाहता। इस तरीके से जो अगर टोन आपको दिखे तो डॉगमेटिक टोन। एग्जाम्पल के लिए, डेमोक्रेसी इज द ओनली बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है ना, एकमात्र जो है ना गवर्नमेंट की एक अच्छी फॉर्म है, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, इसके बारे में कोई डिबेट ही नहीं है, तो ये तुम थोड़ी फैसला करोगे डिबेट है कि नहीं है। भाई ये तो किसी ने अपना ओपिनियन दिया ना कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, ये तो उसका ओपिनियन है। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? नहीं ना। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? नहीं। ये तो वो अपनी बात बता रहा है कि भाई लोकतंत्र सबसे बेस्ट। अगर वो ये बोलता कि मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी जो है ना बाकियों से बेहतर है, क्योंकि ऐसा ऐसा है, डेमोक्रेसी में ये चीजें मिलती है जो बाकी में नहीं, तो यहां पर वो प्रॉपर तरीके से ना एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि जो इसमें है वो इसमें नहीं है,
जो बाकियों में नहीं है वो डेमोक्रेसी में, तो वो डॉगमेटिक नहीं हुआ, वो डॉगमेटिक नहीं हुआ। वहां पर वो क्या बोलना चाह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, या वहां पर वो क्या कर रहा है, वहां पर वो क्या कर रहा है, बाकी चीजों को एक तरफ रख के इसको डेमोक्रेसी को एक तरफ रख रहा है, क्या कर रहा है, प्रॉपर कंपैरिजन कर रहा है। लेकिन अगर कोई सीधा बोल दे कि नहीं डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया है, ये नहीं बता रहा कि क्यों बढ़िया है, या मुझे ऐसा क्यों लगता है, या बाकी क्यों नहीं बढ़िया, कुछ नहीं बता रहा, सीधा बोल रहा है सबसे बढ़िया है। सीधा क्या बोल रहा है, सबसे बढ़िया है, और इसके बारे में कोई डिबेट नहीं है। तो ऐसी टोन को क्या बोलते हैं, डॉगमेटिक टोन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, डॉगमेटिक टोन। तो आपको समझ में आया, क्रिटिकल टोन, आयरॉनिकल टोन, सरकास्टिक टोन और डॉगमेटिक टोन। अगला मेरे पास है डिस्क्रिप्टिव टोन। अगला क्या है मेरे पास, डिस्क्रिप्टिव टोन। जस्ट डिस्क्राइबिंग अ सीन, सिचुएशन और फैक्ट्स विदाउट जजमेंट। जब आप किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं देते, अपनी तरफ से अपना व्यूज नहीं देते, जो एज इट इज हुआ उस सीन को या सिचुएशन को एज इट इज फैक्ट के साथ में आप क्या करते हो, डिस्क्राइब कर देते हो। समझ गए, हाँ कि ना। जैसे भाई देखो एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, उनके पीछे म्यूजिशियंस है जो बैंड लेके खड़े हैं, 1000 कुर्सियां हैं हॉल के अंदर, लाइटिंग ठीक नहीं है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये केवल मैं किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं, किसी सिनेरियो को, सिचुएशन को, सीन को या फैक्ट्स को केवल मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। मैं इसमें कोई भी अपना ओपिनियन ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कोई भी अपना ओपिनियन जो है ऐड नहीं कर रहा हूं। इस बात को समझे, जो जैसा है उस चीज को मैं उसी तरीके से क्या कर रहा हूं, पेश कर रहा हूं, ठीक है, बिना अपना जजमेंट दिए। द रूम वॉज डार्क, भाई कमरे में अंधेरा था, विद अ सिंगल लैंप, केवल एक छोटा सा लैंप जल रहा था, फ्लिकरिंग, वो भी फ्लिकर कर रहा था, इन द कॉर्नर, कोने में। ये क्या है, केवल एक डिस्क्रिप्शन है किसी पर्टिकुलर एक सीन के बारे में। ये ना तो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, किसी सीन के बारे में बता रहा है, सिचुएशन के बारे में बता रहा है, तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आर्थिक महामंदी आई थी, उससे अमेरिका में इतने लोग बेरोजगार, ये होता है इंफॉर्मेशन। ये किसी सिचुएशन या सीन को नहीं बता रहा हूं मैं, कोई चीज कैसी दिख रही है उसको बताना क्या है, डिस्क्रिप्शन। इस ऐसे समझो इसको, कोई चीज, कोई जगह, कोई इंसान कैसा दिख रहा है, वो क्या हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। और जब आप उसी में कुछ डिटेल ऐड कर देते हो तो वो जाता है इंफॉर्मेटिव। ये फर्क है। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मैंने बोला आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम लग रहा है, ये केवल जो मुझे दिख रहा है ना, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि वो ऐसा ऐसा दिख रहा है, भाई काले बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम लग रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है। अगर मैं कर दूं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं क्योंकि बादलों का घनत्व ज्यादा है, ऐसे ऐसे करके अगर मैं थोड़ा सा उसके अंदर इंफॉर्मेशन जोड़ दूं कि बादल काले क्यों हैं, आसमान में इस समय जो काले बादल है वो क्यों है, और उसकी वजह से बारिश का मौसम क्यों है, अगर मैं थोड़ा सा उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दूं, है ना, जो फैक्ट्स है वो ऐड कर दूं, तो वो जो टोन हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव टोन हो जाएगा। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव में बस ये फर्क होता है, ठीक है। किसी इंसान ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक पैंट पहना हुआ है और रो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूं, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि वो क्यों रो रहा है, उसने ब्लैक क्यों पहना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आपको वाई एंड हाउ, वाई एंड व्हाट, इसका आंसर आपको मिल गया। मेरी बात को समझ गए, बोलो हाँ कि ना। एक बार उसको देख लेते हैं पहले, इंफॉर्मेटिव को, ताकि आपको याद रहे। इंफॉर्मेटिव होगा इसके अंदर भाई, ये रहा इंफॉर्मेटिव। मीनिंग गिविंग फैक्ट्स और नॉलेज। जब आप किसी को कोई फैक्ट या नॉलेज दे रहे हो, अगर आप बता रहे हो कि आसमान में काले बादल है, तो इसमें आप उसको क्या नॉलेज दे रहे हो या क्या फैक्ट बता रहे हो, ये तो आप जो दिख रहा है वो बता रहे हो ना। फैक्ट क्या हो जाता है कि वो बादल काले क्यों है, ये फैक्ट है या नॉलेज है, ठीक है। द हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, की हिमालय जो है ना वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। तो ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक नॉलेज है। ये कोई चीज कैसी दिख रही है वो नहीं बता रहा हूं मैं। अगर मैं ये बताऊं कि हिमालय पर्वत पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, केवल मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि हिमालय इस समय कैसा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि हिमालय पर्वत इस समय बर्फ से ढका हुआ है क्योंकि इस मौसम में ऐसा ऐसा होता है जिसकी वजह से ऐसा, तो ये क्या हो गया, नॉलेज दे रहा हूं, है ना, या मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, तो ये इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ये फर्क समझ गए, हाँ कि ना। बहुत बार पूछ लेता है। डिस्क्रिप्टिव हो गया। अगला हो गया नैरेटिव। नैरेटिव को समझने के लिए आप ये समझो कि नैरेटर कौन होता है। नैरेटर का मतलब होता है जो आपको किसी कहानी को सुनाता है, जो आपको किसी कहानी को सुनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नैरेटर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि किसी पैसेज के अंदर सिंपली कोई बंदा है जो आपको कोई कहानी सुना रहा है, स्टोरी टेलिंग हो रही है, कि एक बार की बात है, एक आदमी जा रहा था जंगलों से, जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच उसे घर दिखाई दिया, उस घर के पास उसे पेड़ के ऊपर छोटी सी लाइट दिखाई दी जलती हुई, तो ये क्या है, कोई आपको कहानी सुना रहा है।
ना तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना कोई किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। अब आप कहोगे सर डिस्क्रिप्शन तो है ना इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन तो है इसके अंदर, लेकिन डिस्क्रिप्शन तो बाद में है, पहले क्या है, स्टोरी टेलिंग हो रही है। पहले तो मेन टोन क्या है, स्टोरी टेलिंग है ना, मेन टोन क्या है, स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी टेलिंग है तो क्या है इसके अंदर, नैरेटिव टोन है। क्या है इसके अंदर, नैरेटिव टोन है, ठीक है। व्हेन द ऑथर इज टेलिंग अ स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जब कोई ऑथर आपको क्या कर रहा है, टेलिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी बता रहा है या किसी इवेंट का सीक्वेंस बता रहा है कि तुझे पता है, सीक्वेंस क्या होता है कि पहले ऐसा ऐसा हुआ, तुझे पता है कि पहले वो आया, उसने उसको बोला कि मैं तेरे पैसे नहीं लौटाऊंगा, उसके बाद उसने क्या किया ना, अपने 4 लोगों को कॉल कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी इवेंट्स, जो इवेंट्स हुए मैं उनका सीक्वेंस, की पहले ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसे ऐसे कर दिया, फिर उसने ऐसे ऐसे। नैरेटिव टोन है ये, क्या है ये, नैरेटिव टोन है ये। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ कि ना। अगला है डिडेक्टिक या इंस्ट्रक्टिव। डिडेक्टिक या इंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, टीचिंग समथिंग या गिविंग मॉरल। अगर पैसेज को पढ़कर आपको लगे कि भैया जो ऑथर है या राइटर है वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है ना, या आपको कोई मॉरल लेसन देना चाह रहा है पैसेज के थ्रू, तो आप कह सकते हो कि उस पैसेज का जो टोन है वो क्या है, डिडेक्टिक है या इंस्ट्रक्टिव है, वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे वन मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहां पर वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं सच बोलूंगा हमेशा, वो क्या बोल रहा है, हर व्यक्ति को, वन, किसी भी, हर एक व्यक्ति को मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी जो है ना क्या करता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है। ये कट गया भाई, इसको हटा दो, क्योंकि जो ऑनेस्टी वो क्या करता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है। तो यानी कि इस पैसेज को पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि ये केवल अपना ओपिनियन ही नहीं दे रहा, बल्कि आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ क्या कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो टोन है वो क्या है, डिडेक्टिक टोन है। कौन सी टोन है, डिडेक्टिक टोन है। उसके बाद है अप्रिशिएटिव या लॉडेटरी। अप्रिशिएटिव या लॉडेटरी तो आपको पता लग गया, अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी को प्रेज कर रहा है, किसी की तारीफ कर रहा है, एडमायर कर रहा है, तो उसका जो टोन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, या तो अप्रिशिएटिव कह लो या लाउडेटरी कह लो, ठीक है। जैसे हर डेडिकेशन टू एजुकेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ मेनी चिल्ड्रन, कि उसका जो डेडिकेशन है, ठीक है, उसका जो डेडिकेशन है एजुकेशन को लेकर, उसने कई लोगों की जिंदगी को क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब बदल कर रख दिया है। मतलब यहां पर मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं, यहां पर मैं उसकी क्या कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं। तो यहां पर क्या चला गया, ये एडमिरेशन या फिर प्रेज के उसमें चला गया, कैटेगरी में चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अप्रिशिएटिव टोन या फिर लॉडेटरी टोन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में ना, कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा ना, दो ऐसे टोन आपको दे देगा पैसेज के अंदर कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहाँ पर ये अप्रिशिएट कर रहा है या केवल किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, या उसके बारे में कोई कहानी बता रहा है ना, या उसके बारे में कोई फैक्ट बता रहा है। जैसे कई बच्चों को लगेगा कि सर ये तो एक फैक्ट भी हुआ ना, ये तो एक फैक्ट हुआ। फैक्ट ये थोड़ी हुआ, फैक्ट का मतलब क्या होता है, जो सबके लिए फैक्ट है। फैक्ट का मतलब क्या है, जो सबके लिए फैक्ट है। ये तो मेरा ओपिनियन है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई उसका जो डेडिकेशन है उसकी वजह से लाखों बच्चों की जिंदगी बदली, तो ये फैक्ट नहीं है, ये क्या है, ये मेरा ओपिनियन है कि भाई मुझे ऐसा लगता है डेडिकेटेड थी वो, जिसकी वजह से इतने लोगों की जिंदगी उसने बदल दी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑप्शंस को क्लोजली देखना पड़ेगा कि नहीं ये इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर ये टोन हो सकता है। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे ना, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव टोन, सिंपली आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो कि वो चीज कैसी दिख रही है, ठीक है, दिखने में कैसी है, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कोई चीज। नैरेटिव का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगे स्टोरी टेलिंग हो रही है, या कोई क्या कर रहा है, किसी इवेंट्स के सीक्वेंस को बता रहा है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है, नैरेटिव टोन है। डिटेक्टिव मैंने आपको बताया, या इंस्ट्रक्टिव मैंने आपको बताया कि क्या होता है मेरे दोस्त। अगर आपको लगे कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या आपको आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो डिटेक्टिव, डिटेक्टिव या इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अप्रिशिएटिव या लॉडेटरी क्या हो जाएगा, पता लग गया। अगर कोई किसी को अप्रिशिएट कर रहा है, प्रेज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रिशिएटिव या लाउडेटरी टोन हो जाएगा। इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई आपको, है ना। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। यहां तक आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो भाई पहले। बताइए। चलो सारी चीजें क्लियर हैं।
किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको किसी भी एक चीज में भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो डाउट है अगर रह गया तो आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा वो, क्योंकि आप मेंस एग्जाम देने वाले हो, जो मैंने आपको क्या बताया कि उसमें केवल क्वालिफाई नहीं करना है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, आपको नौकरी लेनी है, ठीक है ना। तो पहली क्लास के अंदर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और इसकी जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ठीक है। और मैंने ये भी समझाया था उसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे एक मैंने बताया था सिंपल जो डेटा होता है उसमें गिवन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, उसी डेटा के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल एक डेटा या इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपको करेक्ट इनकरेक्ट वाला पूछा जाता है, टोन वाला पूछा जाता है कि भाई पैसेज का टोन क्या है, थीम वाला पूछा जाता है पैसेज का थीम क्या है। एक होता है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि उस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो आपका अपना अनुमान है, जो आपको लग रहा है, जो आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको समझाना शुरू किया था कि टोन कितने प्रकार के होते हैं और टोन कैसे आपको पहचानना होता है। तो इसमें टोटल 7 प्रकार के टोन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर क्रिटिकल पढ़ाया था, सामने है मेरे पास। क्रिटिकल पढ़ा दिया था, एरोनिकल पढ़ा दिया था, डॉगमेटिक पढ़ा दिया था, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया था, नैरेटिव पढ़ा दिया था और डिडेक्टिक पढ़ा दिया था। और इसके अलावा एक कौन सा है ये, लॉडिट्री, यानी कि प्रशंसा वाला जो होता है टोन। तो ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है, कि कौन से टोन की पहचान आप कैसे करते हो। हमारे पास नंबर 8 पे जो टोन है, ठीक है, वो क्या है, वो है सटायरिकल टोन। क्या है सटायरिकल? सटायर का मतलब जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सटायर? ठीक है, जब आप कमियों को, देखो यहाँ पर लिखा है एक्सपोजिंग फ्लॉज ऑफ सोसाइटी या ह्यूमन नेचर थ्रू रिडिक्यूल और एग्जैजरेशन। जब आप सोसाइटी की या ह्यूमन की कमियों को, फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कमियां, जब आप सोसाइटी की या इंसानों की कमियों को क्या करते हो, एक्सपोज करते हो, लेकिन कैसे करते हो, थ्रू रिडिक्योल, यानी कि हंसी मजाक के जरिए आप रिडिक्योल करते हो, और एग्जाजरेशन या फिर बढ़ा चढ़ाकर आप उसको क्या करते हो, प्रस्तुत करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि अरे वाह कितना बढ़िया पुलिस स्टेशन है, कितनी बढ़िया तरीके से लोग काम करते हैं, कल रात को यहाँ पर चोरी हो गई है ना, और मतलब किसी को पता भी नहीं चला। तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनका काम प्रोटेक्ट करने का है वो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो यानी कि मैं उसकी कमी की बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमरस तरीके से, थोड़ा सा रिडिक्योल करके या फिर थोड़ा सा एग्जाजरेट करके। तो अगर आपको पैसेज पढ़कर ऐसा लगे कि इस तरीके से बात की जा रही है, तो आप कह सकते हो कि वहां पर जो टोन है वो क्या है, सटायरिकल टोन है। कौन सा टोन है? सटायरिकल टोन है, यानी कि सटायर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, आवर लीडर्स प्रॉमिस डेवलपमेंट एवरी ईयर एंड पैथोल्स कीप मल्टीप्लाइंग। जैसे यहाँ पर ना सरकार की कमी की बात की जा रही है कि हमारे जो लीडर्स है ना, हर साल क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। आवर लीडर्स प्रॉमिस डेवलपमेंट एवरी ईयर, हर साल बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े वादे करते हैं उतने ही बड़े बड़े गड्ढे जो सड़कों पर बनते जा रहे हैं। तो मैं सीधा भी बोल सकता था कि सड़क पे बहुत गड्ढे हैं, लेकिन मैंने किसी की कमी को बताया, किसी के फ्लॉ को बताया, थोड़ा सा एग्जाजरेट करके, थोड़ा सा क्या करके, एग्जाजरेट, है ना। पैथोल्स कीप मल्टीप्लाइंग, मतलब उतने ही गड्ढे जो है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, यानी कि बढ़ते जाते हैं। समझ गए इस चीज को? ठीक है, तो अगर इस तरीके से लगे तो आप कह सकते हो कि वहां पर सटायरिकल टोन है। भाई कौन सा टोन है? सटायरिकल टोन है। अगला है आपका ऑप्टिमिस्टिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आशावादी। क्या बोलते हैं? आशावादी। अगर आपको पैसेज को पढ़ के लगे कि यार जो ऑथर है या जो नरेटर है बड़ा ही पॉजिटिव टाइप का बंदा है, पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, तो वहां पर जो टोन चला जाएगा वो क्या चला जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक टोन चला जाएगा। जैसे देखो, होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर को लेके जो बड़ा ही क्या है, होपफुल है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा टोन है वहां पर? ऑप्टिमिस्टिक टोन है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इंडियाज इकोनॉमी इज सेट टू ग्रो स्ट्रॉन्गर इन द कमिंग ईयर्स। जैसे इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आने वाले सालों में मजबूत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी की बात की जा रही है, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, यानी कि निराशावादी। इसका ऑपोजिट होता है क्या? पेसिमिस्टिक, यानी कि निराशावादी, ठीक है, निराशावादी। मीनिंग क्या है? नेगेटिव आउटलुक, एक्सपेक्टिंग बैड आउटकम्स। केवल आप जो बुरे परिणाम है ना उसी के बारे में सोचते हो, अच्छाई आपको दिखती नहीं, केवल आप बुरे परिणामों की बात करते हो या कुछ बुरा होने की बात करते हो, उसको बोलते हैं क्या? पेसिमिस्टिक। मीनिंग क्या है? नेगेटिव आउटलुक, एक्सपेक्टिंग बैड आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या होता है? परिणाम। मतलब बुरे परिणामों की आप क्या करते हो? कल्पना करते हो कि यार वो बाहर गया है, कहीं उसको किसी ने मार तो नहीं दिया होगा, हो सकता है कि कहीं और हो, दोस्तों के साथ बैठा हो, लेकिन आप केवल नेगेटिव ही सोचते हो, है ना। नो मैटर व्हाट रिफॉर्म्स आर मेड, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी सुधार कर लिए जाए, करप्शन कैन नेवर बी रिमूव्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अपना ओपिनियन सीधा सीधा यहाँ पर दिया जा रहा है और एक नेगेटिव टोन के अंदर दिया जा रहा है कि भाई कितने भी सुधार कर लिए जाए, पॉलिटिक्स से करप्शन को अलग नहीं किया जा सकता।
पॉलिटिक्स से करप्शन को अलग नहीं किया जा सकता। समझ गए? हाँ कि ना? पॉलिटिक्स से करप्शन को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आपका पेसिमिस्टिक। अगला है आपका ह्यूमरस। ह्यूमरस पढ़ के पता लग रहा है, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो। ह्यूमर का मतलब क्या है? हंसी मजाक। ठीक है, अगर आपको लग रहा है पढ़ के कि हंसी मजाक की बात हो रही है पैसेज के अंदर, तो ह्यूमरस टोन में चला जाएगा। मीनिंग क्या है देखो, लाइट, फनी या एंटरटेनिंग हो। जैसे माई फोन बैटरी लास्ट लॉन्गर देन मोस्ट ऑफ माई रिलेशनशिप। देखो, अगर कोई ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरे फोन की बैटरी जो है ना मेरे रिलेशनशिप से ज्यादा चलती है, तो ये क्या है? इसमें एक हंसी मजाक की बात की गई है ना, तो ये क्या है? ह्यूमरस टोन है। क्या है ये? ह्यूमरस टोन है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है भाई, यहां तक की चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े। अगला हमारे पास जो क्या है, पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक पता है आपको? देशभक्ति की बात होगी इसमें। किसकी बात होगी इसमें? देशभक्ति की बात होगी। ठीक है, पेट्रियोटिक या फिर कह सकते हो नेशनलिस्टिक का मतलब जब देशभक्ति की बात हो, देश के प्रति प्रेम दिखाया जाए। शोइंग प्राइड एंड लव फॉर द कंट्री, देश के लिए प्यार या फिर प्राइड या गर्व जैसी फीलिंग अगर दिखाई जा रही है किसी पैसेज के अंदर, तो अगर वहां पर टोन पूछो तो क्या बोलोगे? पेट्रियोटिक टोन है। आवर सोल्जर्स सेक्रीफाइसेस इंश्योर दैट द ट्री कलर ऑलवेज फ्लाइज हाई, हमारे सैनिकों का जो सेक्रीफाइस यानी कि उनका जो बलिदान है, वो ये सुनिश्चित करता है दैट द ट्री कलर यानी कि जो हमारा तिरंगा है, ट्री कलर मतलब तिरंगा, दैट द ट्री कलर ऑलवेज फ्लाइज हाई, मतलब हमारा जो तिरंगा है आसमान में सदा ऊंचा जो है लहराता रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देशभक्ति की बात की गई, तो पेट्रियोटिक टोन चला जाएगा। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। अपमानजनक, अगर पढ़ के ऐसा लगे कोई किसी का अपमान कर रहा है, अपमानजनक बातें कर रहा है, कैसी अपमानजनक कर रहा है आपका लड़का, है ना, बातें कर रहा है आपका लड़का। जैसे कि बेलिटलिंग, बेलिटलिंग का मतलब क्या होता है? किसी को छोटा दिखाना अपने आगे। बेलिटलिंग मतलब किसी को लिटिल दिखाना, किसी को अपने आगे छोटा दिखाना कि यार तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे, है ना, तुम कुछ भी नहीं हो। शोइंग सुपरियोरिटी या फिर कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाए, मतलब बात वही है, सामने वाले को कुछ ना समझे, सामने वाले को अपने से छोटा समझे या फिर उसका अपमान करे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेरोगेटरी टोन या कॉन्डिसेंडिंग टोन। ठीक है, पीपल फ्रॉम विलेजेस नो नथिंग अबाउट मॉडर्न लाइफ, मतलब देख रहे हो यहाँ पर जो है ना सामने वाला जो बोलने वाला है ये, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो गांव वाले हैं ना उसके आगे कुछ नहीं है। वो सीधा लिख रहा है पीपल फ्रॉम विलेजेस, गांव से जो लोग आते हैं ना, नो नथिंग अबाउट मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है जो गुस्सा होता है बिकॉज ऑफ अनफेयरनेस, मतलब कोई अनफेयरनेस, अनफेयरनेस का मतलब क्या होता है? नाइंसाफी, किसी प्रकार की नाइंसाफी के प्रति अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है किसी पैसेज में, क्या समझे? किसी प्रकार की अगर नाइंसाफी हुई है, ठीक है, और उसके प्रति या उसके खिलाफ गुस्सा प्रकट किया जा रहा है, रोष प्रकट किया जा रहा है पैसेज के अंदर, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी टोन है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिग्नेंट टोन है। इट इज शेमफुल दैट विमेन आर स्टिल डिनाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कितने शर्म की बात है कि आज के समय में भी बराबरी के काम के लिए औरतों को बराबर का पैसा नहीं दिया जाता। मतलब वही काम अगर पुरुष कर रहा है, वही काम अगर महिला कर रही है, तो पुरुष को ज्यादा पैसा मिलता है। तो यहाँ पर एक अन्याय है ना, या नाइंसाफी, वही उसी की बात हो रही है, और उसके ऊपर कोई क्रोध जता रहा है कि इट्स शेमफुल, ये बहुत शर्म की बात है। ये तभी बोलता है इंसान जब क्रोध में होता है, तो यहाँ पर एक इंडिग्नेंट टोन चली जाएगी। सिनिकल का मतलब क्या होता है? सिनिकल का मतलब एक व्यक्ति होता है बेसिकली। सिनिकल, सिनिकल ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसका ये मानना होता है कि दुनिया के सभी इंसान जो है ना सब खराब इंसान है ना, सभी बेकार इंसान है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जो हर इंसान पे डाउट करता है, ऐसे इंसानों को बोलते हैं सिनिकल। तो अगर इस प्रकार का आपको लगे पैसेज में पढ़ के कि भाई सारों इंसानों को खराब बताया जा रहा है, सबको बेकार बताया जा रहा है, तो सिनिकल टोन ऑब्वियस है ना। डिस्ट्रस्टिंग सिंसियरिटी, मतलब कोई अगर सिंसियर है लेकिन उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रस्ट दिखा रहे हो। बिलीविंग पीपल एक्ट सेल्फिशली, या फिर पैसेज के अंदर अगर आप ये बता रहे हो कि भाई जितने भी लोग हैं ना सारे सेल्फिश हैं, सारे बेकार हैं, इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हो, तो मतलब आप सिनिकल बन रहे हो, मतलब आप सबको एक ही तराजू में तोल रहे हो, आप सबको खराब मान रहे हो, सारे लोगों को आप सेल्फिश मान रहे हो, है ना। जैसे पॉलिटिशियंस टॉक अबाउट डेवलपमेंट ओनली टू विन वोट्स, कि जो पॉलिटिशियंस है ना
वो डेवलपमेंट की बात करते हैं केवल वोट्स के लिए। तो इसने क्या किया ना, सारे पॉलिटिशियंस को एक बराबर बता दिया। इसने क्या किया, सारे पॉलिटिशियंस को एक बराबर बता दिया। यानी कि इसने क्या किया, इसने सिंसियरिटी पर डिस्ट्रस्ट दिखाया, या फिर इसने क्या किया, ये दिखाया कि भाई जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े सेल्फिश हैं, वो बड़े क्या हैं, सेल्फिश हैं, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए कोई काम करते हैं। तो वहां पर चला जाएगा सिनिकल टोन। क्या चला जाएगा, सिनिकल टोन। देखो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वहां पर इजीली पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसमें कौन सी टोन की बात हो रही है, क्योंकि वहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों में से एलिमिनेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ढूंढना मुश्किल होता है कि यार इसके अंदर कौन से टोन की बात हो रही है, लेकिन एलिमिनेट करना आसान होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसमें से एलिमिनेट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो पेट्रियोटिक समझ में आया, देशभक्ति की बात होगी। डेरोगेटरी या कॉन्डिसेंडिंग, सामने वाले को छोटा तुच्छ दिखाया जाएगा, बेइज्जती की जाएगी। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, क्रोध दिखाया जाता है किसी अन्याय के खिलाफ। और सिनिकल समझ में आया, डाउटफुल रहता है ये किसी के खिलाफ या सभी के खिलाफ, है ना, डिस्ट्रस्ट की भावना इसके अंदर होती है। ठीक है, अगला है रिफ्लेक्टिव या थॉटफुल। डीप थिंकिंग या सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, या इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जब आप अपने अंदर झांक के अपने आप से बात करके, है ना, अपने आप से ही सवाल करते हो, अपने आप से जवाब मांगते हो, क्या मैंने जो किया वो सही किया, क्या मुझे ऐसे करना चाहिए था। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब खुद का अध्ययन करना, है ना, खुद से ही बात करना, समझ रहे हो। तो अगर इस तरीके से कुछ दिखाया जा रहा है तो मतलब रिफ्लेक्टिव या थॉटफुल, क्योंकि आप एक थॉटफुल विचारधारा, थॉटफुल का मतलब क्या होता है, आप किसी विचारधारा के बारे में सोच रहे हो, है ना, यानी कि आप क्या हो, थॉटफुल हो, आपके अंदर वो थिंकिंग चल रही है, तो थॉटफुल चला जाएगा, वो रिफ्लेक्टिव चला जाएगा। डीप थिंकिंग अगर कोई दिखा रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर कोई दिखा रहा है, तो ये वाली टोन चली जाएगी। फेलियर्स टीच अस मोर वैल्यूएबल लेसन्स देन सक्सेस एवर कैन। कि जो फेलियर्स है ना वो हमें ज्यादा वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं देन सक्सेस एवर कैन, जो सक्सेस हमें नहीं सिखा सकता कभी। तो यहाँ पर कोई अपने आप से ही बात कर रहा है या अपने आप को ही क्या कर रहा है, अपने आप को कोई थॉट जो है ना अपने अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, यानी कि कोई यहाँ पर किसी चीज के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर कोई किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा है, उसने अपने आप को इंक्लूड किया है ना। देखो क्या लिखा है, फेलियर्स टीच अस मोर, अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, रिफ्लेक्टिव या फिर थॉटफुल टोन यहाँ पर चला जाएगा। अगला इंफॉर्मेटिव है, ये मैंने आपको बता दिया था, गिविंग फैक्ट्स और नॉलेज। इंफॉर्मेटिव का सिंपल सा मतलब होता है कि फैक्ट या नॉलेज अगर कोई आपको दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव में क्या फर्क होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कौन सी चीज कैसे दिख रही है या किस तरह की दिख रही है, उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। जैसे आप ट्रैफिक में खड़े हो और मैं आपसे पूछूं कि ट्रैफिक का डिस्क्रिप्शन दो, तो डिस्क्रिप्शन आप क्या दोगे, मेरे आगे एक ट्रैफिक लाइट है, उस पर भी लाल कलर की लाइट जली हुई है, हम लोग रुके हुए हैं, मेरे आगे एक लाल कलर की बस है, मेरे बगल में एक ब्लू कलर की कार है। तो जो चीज जैसी है आप उसका वर्णन कर रहे हो, आप उसे क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो डिस्क्रिप्टिव टोन है। क्या है वो, डिस्क्रिप्टिव टोन है। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस तरीके से बोलते हो यार ट्रैफिक में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, वही आप ट्रैफिक में ही हो, ट्रैफिक में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन कोई भी गाड़ी बंद नहीं है, सारी गाड़ियां क्या है, चालू है, जिसमें से ना जहरीली गैसें निकलती है जो हमारे पर्यावरण में जाकर पर्यावरण को दूषित करती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरण को प्रदूषित करती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ये आपने क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, या आपने नॉलेज दी। मेरी बात समझ में आ रही है, केवल आपने डिस्क्राइब नहीं किया कि कौन सी चीज कैसी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपने दी, तो वो चला जाता है इन्फॉर्मेटिव टोन में या फिर हाँ इन्फॉर्मेटिव टोन में। गिविंग फैक्ट्स और नॉलेज, द हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जैसे ये एक नॉलेज है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप ये बोलते कि हिमालय जो है ना, अगर आप ये बोलते कि जो हिमालय है बहुत खूबसूरत है, व्हाइट कलर के बर्फ से ढका रहता है, तो ये डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसा दिखता है। लेकिन आप बता रहे हो कि भाई वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट माउंटेन है ये, माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड में से, तो ये इंफॉर्मेशन है। या आप ये नहीं बता रहे कि वो कैसा दिखता है। अगर आप बोलते हो कहां से लेकर कहां तक फैला है, ये भी इंफॉर्मेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है, सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसकी कितनी ऊंचाई है, तो ये भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। पॉलेमिकल या आर्गुमेंटेटिव, स्ट्रांगली डिबेटिंग और अपोजिंग। जब आप किसी से डिबेट करते हो, वाद विवाद करते हो, ठीक है, या फिर उसको अपोज करते हो, मतलब उसका विरोध करते हो, क्या करते हो, उसका विरोध करते हो। ठीक है, तो वहां पर कौन सी टोन चली जाएगी भाई, पॉलेमिकल कह सकते हो, फिर आर्गुमेंटेटिव कह सकते हो। कैपिटल पनिशमेंट इज इनह्यूमन एंड शुड बी एबोलिश्ड इमीडिएटली। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ना, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सजा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, मौत की सजा। ठीक है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट जो है ना वो क्या है, इनह्यूमन है, यानी कि अनैतिक है।
अमानवीय है, यानी कि सही नहीं है, यहाँ पर कोई ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। और इट शुड बी एबोलिश्ड इमीडिएटली, और जल्दी से जल्दी से खत्म किया जाना चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके यहाँ पर एक प्रकार की डिबेट आपको देखने को मिल रही है, या फिर कोई किसी चीज को अपोज कर रहा है, विरोधी तो कर रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट सही नहीं है, खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अपोजिंग टोन कह सकते हो, सॉरी पॉलेमिकल या फिर आर्गुमेंटेटिव। रिफ्लेक्टिव या थॉटफुल समझ में आया, इंफॉर्मेटिव समझ में आया, पॉलेमिकल या आर्गुमेंटेटिव समझ में आया, ठीक है। ये सारे टोन्स है भाई। दो और टोन है हमारे पास, एक है नॉस्टैल्जिक और एक है एनालिटिकल। नॉस्टैल्जिक तो पता है, जब कोई अपने पास्ट की बात करे, पास्ट की बातों को लेकर भावुक होने की बात करे। पैसेज के अंदर अगर आपको दिख जाए कि यार जब मैं छोटा था नानी के घर जाया करता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो वहां जाता हूँ तो वो नानी का घर नहीं, अब तो मामा लोग का घर है वो। तो इस तरीके की जब कोई पास्ट को लेकर सेंटिमेंटली इमोशनल होने की बात कर रहा है ना, ठीक है, बोलते ना यार तू तो नॉस्टैल्जिक हो रहा है, मतलब पास्ट की बातों को लेकर इमोशनल हो रहा है, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, यानी कि पास्ट को लेकर अगर कोई इच्छा जता रहा है, पास्ट को लेकर अगर कोई अपनी यादें बता रहे हैं, है ना, समझ रहे हो। दोज चाइल्डहुड डेज ऑफ प्लेइंग इन द फील्ड्स विल नेवर रिटर्न, की मतलब बचपन के वो दिन जब मैदान में खेला करते थे वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कोई नॉस्टैल्जिक हो रहा है तो नॉस्टैल्जिक टोन चली जाएगी। एनालिटिकल क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन लॉजिकली, मतलब किसी चीज को जब आप, किसी पॉइंट को या किसी बात को जब आप लॉजिकली क्या करते हो, एक एक करके ब्रेक करते हो, एनालाइज करते हो अच्छे से कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है, अगर ये बात कही गई तो क्यों कही गई, ठीक है। या फिर लॉजिकली या फिर रीजनिंग लगाकर, तर्क शक्ति लगाकर आप उसे क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर पूरी तरीके से एनालाइज करते हो, ठीक है। जैसे फॉल इन एक्सपोर्ट्स कैन बी लिंक टू थ्री मेन फैक्टर्स, वीक डिमांड, हाई टैरिफ। देखो हमें पैसेज के अंदर ये बोला जाता है अगर कि भाई एक्सपोर्ट के अंदर ना बहुत फॉल देखने को मिला है, मतलब एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात, निर्यात के अंदर गिरावट देखने को मिली है ना। तो एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब वो गिरावट क्यों देखने को मिली है ना, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, उसके पीछे का लॉजिक रीजनिंग क्या है, इसके पीछे तीन मेन फैक्टर है। वीक डिमांड, यानी कि डिमांड कम है, हाई टैरिफ्स, टैरिफ रेट ज्यादा है, और इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, बेकार है। तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल टोन, यानी कि जब छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या किया जाए, ब्रेक डाउन करके एनालिटिकली या फिर कह सकते हो लॉजिकली या रीजनिंग को लगाकर उसको ब्रेक डाउन करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, तो वो होता है क्या, एनालिटिकल टोन। क्या होता है मेरे भाई, एनालिटिकल टोन। यहां तक समझ गए। ये टोटल 20 प्रकार के टोन्स आपने पढ़े। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 20 प्रकार के टोन्स याद कैसे करें, तो आपको इसमें से ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो आपको याद ही है। ऑलमोस्ट सटायर का मतलब सबको पता है, सटायर का मतलब क्या होता है, ताना देना, हंसी मजाक के रूप में सटायर। तो ये आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए, तो आपको टोन पता लग जाएगा कि हाँ यार ये इसका टोन हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक की हिंदी याद होनी चाहिए, आशावादी। पेसिमिस्टिक की हिंदी याद होनी चाहिए, निराशावादी। ह्यूमर का मतलब आपको पता है, हंसी मजाक। तो अगर इनकी हिंदी याद है तो आपको टोन पकड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। मैंने क्या बताया, एलिमिनेशन मेथड में आपको बताऊंगा, उसी से आपको करना है, ठीक है। अभी तो बस आप समझते चलो। पेट्रियोटिक, देशभक्ति। डेरोगेटरी, अपमानजनक। इंडिग्नेंट मैंने बताया था, एंग्री, ठीक है। सिनिकल, संदेही, डाउट करने वाला। तो इसकी हिंदी आपको याद होनी चाहिए एक वर्ड के अंदर कि हाँ इसका इसका मीनिंग अपने आप में क्या होता है। जैसे रिफ्लेक्टिव का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव का मीनिंग क्या होता है, पॉलेमिकली आर्गुमेंटेटिव का मीनिंग क्या होता है। ये सारी मीनिंग्स आपको याद रखनी है। अगर ये मीनिंग्स आपको याद है तो फिर आपको इजी लगेगा वो करना। क्या करना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये सारे के सारे आपके टोन्स थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसेज। ये एक ऐसी चीज है ना जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है ना। सीपीओ मेंस में भी पूछा गया, सीजीएल मेंस में भी लास्ट ईयर पूछा गया था। ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। अब आप कहोगे सर स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो हर पैसेज का ना अपना एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक पैसेज है मान के चलो, ठीक है। इस पैसेज के अंदर पहले ना ग्लोबल वार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहां पर बताई गई, और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है यहां पर बताया गया। तो इस पैसेज का स्ट्रक्चर जानते हो क्या है, इस पैसेज का स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम भी आपको दिया है साथ में सॉल्यूशन भी दिया है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया प्रॉब्लम सॉल्यूशन। देखो यहां पर कुछ ऐसा दिया होगा, सिक्वेंशियल ये नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन है ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है। और एक पैसेज ऐसा होगा जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहां पर इंट्रोड्यूस किया, वही ग्लोबल वार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया, यहां पर बताया कारण कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, और यहां पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अब यहां पर प्रॉब्लम्स तो है, यानी कि होता क्यों है, यानी कि आपको कारण, यानी कि कॉज बताया, आपको क्या बताया, कॉज। उसका परिणाम क्या होता है, यानी कि उसका इफेक्ट क्या होता है, दो चीजें बताइए। यहां पर सोल्यूशन नहीं बताया, प्रॉब्लम सोल्यूशन की बात नहीं की गई, यहां पर कॉज इफेक्ट की बात की गई। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कॉज इफेक्ट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कॉज इफेक्ट। एक पैसेज ऐसा है जिसके अंदर ना एक स्टोरी
बताई गई है या फिर कोई घटना बताई गई है कि सन 1970 में ऐसा हुआ, उसके परिणाम से 74 में ऐसा हुआ, फिर उसके परिणाम से 1980 में। यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है ना, टाइम के अनुसार, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है, काल क्रम के अनुसार चीजें चल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर होगा देखो सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल या फिर सीक्वेंस में चीजें जब चलती हैं, सीक्वेंस में, जैसे इस तरीके से एक पैसेज है कि पहले बीज लगाया जाता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है, उसके ऊपर फल लगते। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि सीक्वेंस में कोई चीज हो रही है, एक सीक्वेंस में है ना, तो सीक्वेंशियल होता है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीक्वेंशियल। ठीक है, या फिर कह सकते हो क्रोनोलॉजिकल। कैसा होता है, क्रोनोलॉजिकल। मेरी बात समझ में आ रही है, क्रोनोलॉजी समझिए आप क्रोनोलॉजी समझिए। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्त कि नहीं। डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको टोन में ये चीज पढ़ा चुका हूं कि अगर आपको सिंपल सी भाषा में लग रहा है कि भैया किसी चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं है, कोई कॉज इफेक्ट नहीं है, कोई सीक्वेंस की बात नहीं की गई, सिंपल किसी चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है नरेशन यानी कि सिंपल एक कहानी बताई गई है, एक लड़का जंगल से जा रहा था, तो नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, वही जब कोई कहानी सुनाई जाती है आपको, तो टोन क्या, अगर आपसे पूछे टोन क्या, तो नैरेटिव टोन, कहानी का टोन नैरेटिव होता है। अगर स्ट्रक्चर पूछे तो नैरेटिव स्ट्रक्चर, बात एक ही है। ठीक है ना, अभी समझाऊंगा मैं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, मान लो एक पैसेज के अंदर दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे मॉडर्न एजुकेशन में देखा जाता है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन पहले की जो एजुकेशन होती थी, तो यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पर, दो चीजों को कंपेयर कर रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट, यानी कि उसमें अंतर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर है। क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, जब आपको लगे कि एक पैसेज के अंदर ना एक चीज को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, क्लासिफिकेशन वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे एक होता है एक्सपोजिटरी या फिर इन्फॉर्मेटिव, वही वाली बात है। सिंपल अगर आपको लग रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा कोई किसी चीज के बारे में, तो इन्फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। आजकल टोन से ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि टोन भी पूछा जाता है, लेकिन टोन से ज्यादा ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। मीनिंग लगभग सेम ही होती है, टोन और स्ट्रक्चर की कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, 19-20 का फर्क होता है, लेकिन वो 19-20 अपने आप में बहुत होता है। ठीक है, एक पैसेज का टोन और स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे पैसेज के अंदर मैंने बात की, यहां पर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एक समस्या है और उसका समाधान क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं आपसे टोन पूछ लूं, तो यहां पर टोन क्या है, यहां पर टोन है इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी दी जा रही है, तो टोन अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोनों चीजों में। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना। अब एक एक करके मैं आराम आराम से आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं भाई। ठीक है, ध्यान से देखते चलना, समझते चलना, आगे बढ़ते चलना। चलो, तो पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब्स अ प्लेस, पर्सन, इवेंट और थिंग इन डिटेल। खत्म, सिंपल है, मैंने बताया था सिंपल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, है ना, या किसी भी चीज का सिंपल क्या दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन। क्या दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, कि वो कैसा दिख रहा है, वो कैसा है, डिटेल में बताया जाता है। जैसे द हिमालयाज विद देयर स्नो कवर्ड पीक्स, जो हिमालयाज है ना, जब उनके जो पीक्स यानी कि उनकी चोटियां जब बर्फ से ढकी रहती हैं, एंड डीप वैलीज आर होम टू डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड रिच कल्चर। तो मतलब उन घाटियों में या उन पीक्स पर बहुत सारे जो रिच वाइल्ड लाइफ है वो वहां पर रहते हैं, वहां पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ किसका, हिमालय का, कि भाई उनके जो पीक्स है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, डीप वैलीज हैं। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको किसी जगह के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे टोन पूछे तो भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा यहाँ पर, और अगर स्ट्रक्चर पूछे तो भी क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगला है नैरेटिव स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था अगर कोई स्टोरी टेलिंग है किसी प्रकार की, नैरेटर कौन होता है, जो स्टोरी सुनाता है, तो नैरेटिव टोन कौन सा हो जाएगा। अगर आपको लगे स्टोरी की बात हो रही है, पैसेज के अंदर एक कहानी है कि एक बार की बात है ऐसा था, या एक राजा था, ऐसा कुछ भी अगर स्टोरी है ना, सिंपल सी भाषा में, तो नैरेटिव स्ट्रक्चर नैरेटिव टोन दोनों सेम ही है, टोन भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। टेल्स स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लाइक मिनी स्टोरी। ठीक है, जैसे व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं रूम में घुसा, द लाइट्स वर ऑफ, लाइट्स बंद थी, सडनली द डोर क्लोज बिहाइंड मी, अचानक से मेरे पीछे जो दरवाजा था वो बंद हुआ, एंड आई हर्ड फुटस्टेप्स, और मैंने कदम के निशान। तो यहाँ पर कोई क्या कर रहा है, यहाँ पर जो घटनाएं घटी है ना, जो इवेंट्स हुए हैं,
यहाँ पर क्या कर रहा है, जो इवेंट्स हुए हैं उसका कोई सीक्वेंस आपको बता रहा है कि ऐसे में गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, यानी कि एक तरीके से स्टोरी टेलिंग। स्टोरी काल्पनिक भी हो सकती है या रियल इवेंट जो किसी के साथ हुआ, अगर वो भी वो सुना रहा है तो वो भी एक प्रकार की आपके लिए क्या है, स्टोरी ही है ना। अगर कोई इवेंट्स को सुना रहा है तो वो भी एक प्रकार की क्या आपके लिए स्टोरी ही मानोगे, उसको भी आप क्या बोलोगे, नैरेटिव ही बोलोगे। वो भी नैरेटिव स्ट्रक्चर है, नैरेटिव टोन के अंदर ही जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। सीक्वेंशियल मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लगे पैसेज को पढ़ के कि सीक्वेंस में चीजें होती भी दिख रही है, सीक्वेंस में जैसे एक समय पर इस धातु के सिक्के चला करते थे, लेकिन आगे आने वाले राजाओं ने धातु चेंज करके ये वाले धातु के सिक्के चलाने शुरू किए, फिर जैसे समय आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे पीतल के चांदी, तो ये क्या कर रहा है, सीक्वेंस में चीजें आपको बता रहा है। या मैंने बताया कि पहले बीज लगाते हैं फिर पौधा होता है, इस तरीके से, मेरी बात समझ में आ रही है। या इलेक्शन के बारे में कि पहले लोग वोट डालने जाते हैं, उसके बाद वोट की गिनती की जाती है, उसके बाद में फिर सरकार बनती है, सीक्वेंस में चीजें बताई जा रही है, एक सीक्वेंस में, अरेंज्ड मैनर में, क्रोनोलॉजिकल मैनर में, तो वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल या क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इवेंट्स आर एक्सप्लेन्ड स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे अगर कहीं लिखा है पैसेज में, फर्स्ट द सीड्स आर सोन, सबसे पहले बीज उगाए जाते हैं, बोए जाते हैं, देन द प्लांट्स आर वाटर्ड, उसके बाद पौधों को पानी दिया जाता है, फाइनली द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, और अंत में उसको फसल को काट लिया जाता है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है चीज होगा कि पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल या सिक्वेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला कॉज एंड इफेक्ट, मैंने आपको बताया, इसमें एक तो आपका रीजन होगा किसी चीज के होने का यानी कि कॉज, और उसी के साथ उसका रिजल्ट यानी कि इफेक्ट भी होगा। जैसे देखो इस तरीके से, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल काटने की वजह से, सोइल इरोजन, सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का खिसकना। सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी, देखा होगा आपने आजकल खूब सारे भूस्खलन होते हैं, है ना। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, मिट्टी जो है ना पर्वतों की वो नीचे गिरती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, मिट्टी को अंदर से पकड़ के रखती है, तो मिट्टी मजबूत होती है। जब पेड़ ही काट दोगे तो जड़ें कैसे पकड़ेंगी, मिट्टी कमजोर हो जाती है और वो मिट्टी नीचे गिरती है, इसको बोलते हैं सोइल इरोजन, ठीक है। हिंदी में क्या तो बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा हमको। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सोइल इरोजन हैज इंक्रीज, मतलब इसकी वजह से ये हुआ, यानी कि यहाँ पर एक कॉज बताया, ये कॉज है, ये कारण है, ये कारण है ये होने का, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, विच हैज लेड टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स, इसकी वजह से लगातार क्या आते हैं, बाढ़। तो देखो यहाँ पर समझ रहे हो, ये है ना हमारा मेन पॉइंट है, ये कि ये क्यों होता है सोइल इरोजन, इसकी वजह से, यानी कि ये कॉज है इसका, इसके होने का ये कारण है। और अगर ये होता है ना तो इसका पता है इफेक्ट क्या निकलता है, इसका इफेक्ट ये निकलता है, तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि ये कारण है और ये इसका परिणाम है। समझ गए, डिस्क्रिप्टिव समझ गए क्या होता है, नैरेटिव समझ गए क्या होता है, सिक्वेंशियल समझ गए क्या होता है, और आप कॉज एंड इफेक्ट समझ गए क्या होता है। आगे बढ़े, चलो अगला, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड, एक प्रॉब्लम बताया जाएगा पैसेज के अंदर आपको, देन पॉसिबल सॉल्यूशंस आर डिस्कस, उसके बाद जो उसके सॉल्यूशंस है वो आपको बताए जाते हैं। जैसे ट्रैफिक कंजेशन हैज बिकम अ मेजर इशू, यानी कि ट्रैफिक जाम जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ये प्रॉब्लम है। बिल्डिंग फ्लाईओवर्स एंड इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन हेल्प रिड्यूस इट, लेकिन अगर हम फ्लाईओवर्स बना दें और क्या करते हैं, इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा कर दें तो इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम बताया गया और साथ में सोल्यूशन बताया गया, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है और उनके बीच में अंतर बताया जाता है ना। जैसे एक तरफ हमारे महान राजा महाराजा थे जो युद्ध के लिए ये करते थे वो करते थे, और एक तरफ आज के लोग, कंपैरिजन हो गया सीधा सीधा, तो क्या हो गया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। टू और मोर थिंग्स या पीपल या प्लेसेस आर कंपेयर्ड, उनकी सिमिलैरिटीज बताई जा सकती हैं या फिर डिफरेंसेस बताए सकते हैं, मतलब या फिर दोनों बताए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, while ऑनलाइन लर्निंग ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की जो ऑनलाइन लर्निंग है, जो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग आजकल ऑनलाइन ज्यादा हो गया है, वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है, ठीक है। यानी कि उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब मर्जी आप क्लास ले सकते हो, जब आपका मन करे, फ्लेक्सिबिलिटी है। ट्रेडिशनल क्लासरूम जो थे ना, प्रोवाइड बेटर पर्सनल इंटरेक्शन, उसमें बेटर क्या होता था, पर्सनल इंटरेक्शन अच्छा होता था। तो यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, एक है आज का जो ऑनलाइन लर्निंग है और एक जो उस समय के क्लासरूम यानी कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम, तो दो चीजों को कंपेयर करके उनके बीच का अंतर बताया जा रहा है, उनके बीच का क्या बताया जा रहा है, अंतर बताया जा रहा है। समझ गए बात को, हाँ कि ना, बोलो, ठीक है। उनके बीच का अंतर बताया जा रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अगला है आपका क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन, मतलब जब आप अलग अलग कैटेगरी में डालने की बात करते हो कुछ चीजों को या उनको क्लासिफाई करने की बात करते हो। फॉर एग्जांपल, डिवाइड्स अ टॉपिक इनटू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, एक टॉपिक को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज।
तो यहाँ पर तो सीधा सीधा बोल दिया गया, आपको पढ़ के पता लग जाएगा। जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कोई इस तरीके से बोले कि देश की इकोनॉमी को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में किसी चीज को बांटा जा रहा है। या देश की समस्याओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में देख सकते हैं, तो आपको पता लग रहा है कि किसी चीज को अलग अलग कैटेगरी में डाला जा रहा है या क्लासिफाई किया जा रहा है। तो पढ़ के ही पता लग जाएगा कि वहां पर क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगला है एक्सपोजिटरी या सिंपल सी भाषा में इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको, केवल डिस्क्रिप्शन नहीं, कौन सी चीज कैसी दिख रही है वो नहीं, इंफॉर्मेशन, रियल जानकारी, नॉलेज। ठीक है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेन्स अ कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है या विदाउट पर्सनल ओपिनियन। अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं होता इसमें, जो फैक्ट है वही होता है, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन तो किसी के लिए नॉलेज थोड़ी हो सकता है, वो तो ओपिनियन है ना। जो फैक्ट है वही होना चाहिए, तो वो इंफॉर्मेटिव एक्सपोजिटरी टोन में चला जाएगा स्ट्रक्चर में। वाटर कवर्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस, कि पानी जो है ना पृथ्वी के 71% सरफेस को कवर करता है, एंड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या ओपिनियन है मेरा? नहीं, ये फैक्ट है, तो ये इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सी चीज कैसी दिख रही है, यहाँ पर मैं रियल जानकारी, रियल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेटिव टोन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इंफॉर्मेटिव टोन। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ए भाई, दो और है, एक है एनालिटिकल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। टोन और स्ट्रक्चर सेम रहेगा एनालिटिकल का। जब आपको लगे किसी चीजों को ब्रेक किया जा रहा है, किसी टॉपिक को ब्रेक किया जा रहा है अलग अलग पार्ट्स में, उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए, तो अगर आपसे टोन पूछे तो भी आप बोलोगे एनालिटिकल, और अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो भी आप क्या बोलोगे? एनालिटिकल या फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा। द फॉल इन जीडीपी कैन बी एक्सप्लेन थ्रू 3 रीजंस, वीक एक्सपोर्ट्स, ये वही सेम एग्जांपल। समझ में आ गया? हाँ कि ना? आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव, आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव का क्या मतलब होता है? राइटर आर्ग्यूज फॉर या अगेंस्ट एन आइडिया। जो राइटर होगा या तो वो किसी आइडिया के लिए आर्ग्यू करेगा, सपोर्ट करने के लिए, या उसके खिलाफ आर्ग्यू करेगा, या फिर किसी को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंटेटिव स्ट्रक्चर या परसुएसिव स्ट्रक्चर। कैपिटल पनिशमेंट इज नेसेसरी बिकॉज इट डेटर्स क्राइम एंड डिलीवर्स जस्टिस। कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है क्योंकि ये क्राइम को रोकता है और न्याय देता है, न्याय करता है लोगों के साथ में। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा राइटर है ना, वो क्या कर रहा है? वो किसी आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, किसी आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, या फिर किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए भाई? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, मैंने आपको टोन्स बता दिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बता दिए। टोन्स कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 20 मैंने आपको, वैसे तो काफी होते हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इतने ही हैं जितने, इससे बाहर तो नहीं आएगा। 20 मैंने आपको बताए, और 20 से बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है, और 10 मैंने आपको क्या बताया? 10 मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्स, इनसे बाहर नहीं आने का, इनसे बाहर नहीं आने का। ठीक है, अब आपके सामने पेशे खिदमत है एक बड़ा ही बेहतरीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है आपको क्या करना है। मैं साइड में हो जाऊंगा, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ोगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू करवाया था मैंने, तो मैंने क्या बताया था? सॉल्व करना कैसे आपको, आपको सबसे पहले इसको एक बार देखना होता है अच्छी तरीके से। जब तक गो थ्रू नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि किस बारे में है? ठीक है, आपको याद है मैंने क्या क्या बताया था? आपको याद है कि पैसेज को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था? बोलो भाई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है वहां पर, बस मुझे बच्चों के नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है। तो मुझे उससे शायद हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, चेक कर लेना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे में ना आप ये किया करो, सबसे पहले देख लिया करो क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को देखने से क्या होगा जानते हो? जब आप क्वेश्चंस देखने के बाद में पैसेज को रीड करोगे ना, जब क्वेश्चंस देखने के बाद में पैसेज को रीड करोगे, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, और अगर किसी जगह पे ये वाला क्वेश्चन दिखा आपको पैसेज के अंदर कि हाँ ये पूछा गया था, तो फटाक से उसका आंसर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन दिस पैसेज। टोन वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे यहाँ पर। ठीक है, अब टोन तो आप तभी बता पाओगे जब आप पैसेज को पढ़ोगे कि पैसेज क्या है, किस बारे में है। अगला क्वेश्चन क्या है? द ब्लैक बक इज किल्ड बिकॉज ऑफ हंटर्स व्हाट, कि ब्लैक बक को मारा जाता है हंटर्स यानी कि शिकारियों के किस चीज के लिए?
तो क्या शिकारी के अपने खुद के संतुष्टि के लिए, या पर्सनल गेन यानी कि फायदे के लिए, पैसे के लिए, या नीड उनकी जरूरत के लिए, या हंसी मजाक के लिए? तो अपनी तरफ से मत लगा देना कि मेरे को ये लग रहा है, पैसेज को पढ़ के ही लगाना होता है। आंसर कभी भी आपको अपने मन से नहीं देना जब तक पैसेज को नहीं पढ़ोगे। यानी कि कम से कम ये पता चल गया ना कि यहाँ पर ब्लैक बक को मारने की बात हो रही है, कि ब्लैक बक को हंटर्स मारते हैं, क्यों मारते हैं, तो ये चीज पैसेज में तो लिखा होगा ना। तो जब आप पैसेज को पढ़ रहे होगे, गो थ्रू कर रहे होगे, तो ये चीज आपके दिमाग में अब है। ठीक है, अगला क्या है? चूज द वर्ड विच क्लोजली मीन्स एडवर्सली। एडवर्सली का सिनोनियम आपको बताना है। क्या बताना है आपको? एडवर्सली का सिनोनियम। तो अब आपको पता चल गया ना कि एडवर्सली, आपके दिमाग में रहेगा कि एडवर्सली मुझे पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज? पैसेज का थीम क्या है भाई, किस बारे में पैसेज है? तो ये दोनों तभी बता पाओगे जब आप पैसेज को पढ़ोगे, लेकिन इन दोनों को आप आराम से बता सकते हो। पैसेज को पढ़ना पड़ेगा लेकिन इजीली बता सकते हो। कैसे? आ जाओ। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई, अब पहले आप, मैं पहला पैसेज में खुद करा रहा हूं, उसके बाद फिर आप करना। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के परिणाम स्वरूप, एंड एक्सपेंशन ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, और जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं उनके एक्सपेंशन की वजह से, मतलब उनके फैलाव की वजह से, फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग इंक्रोच्ड, जंगल की जो जमीनें हैं ना, आर बीइंग इंक्रोच्ड। इंक्रोच का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती कहीं पर जब आप घुसते हो या कब्जा करते हो ना, उसको बोलते हैं इंक्रोच करना, इंक्रोचमेंट। जबरदस्ती कहीं पर आप कब्जा करके बैठे हो, घुस के बैठे हो, उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। तो भाई जनसंख्या बढ़ रही है, रेसिडेंशियल एरियाज बढ़ रहे हैं लोगों के लिए, तो इसलिए जंगल की जमीनों को इंक्रोच कर रहे हैं लोग, मतलब जंगल की जमीनों को काट काट के जानवरों के इलाके में घुस रहे हैं लोग। ठीक है, दिस इज नॉट ऑल, और इतना ही नहीं, इवन द वाइल्ड लाइफ इज अंडर एक्सट्रीम थ्रेट। जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो जंगली जीव है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है आज के टाइम पे। एज, क्योंकि आवर फोना, फोना क्या होता है? फोना मतलब होते हैं जीव जंतु। ठीक है, यानी कि जानवर। आवर फोना इज फेसिंग अ डर्थ ऑफ एडुकेट। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। और एडुकेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। यानी कि जानवरों की जो पर्याप्तता है उसमें कमी देखने को मिल रही है, यानी कि जानवर पर्याप्त संख्या में नहीं दिख रहे हैं। जानवर क्या है? थ्रेट में है। जानवर क्या है? थ्रेट में है। ठीक है, अच्छे से रीड करो उसको, देखो और आगे क्या है। शेल्टर इन फॉरेस्ट, एडुकेट शेल्टर इन फॉरेस्ट, देखो क्या है? डर्थ ऑफ एडुकेट शेल्टर इन फॉरेस्ट, यानी कि जानवरों के लिए एडिक्वेट शेल्टर, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो शेल्टर, यानी कि जो रहने की जगह है, उसकी कमी है आज के टाइम पे, क्योंकि लोग घुस गए जंगलों में। दे आर हेडिंग टुवर्ड्स टाउन्स, जानवर जो है ना वो शहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जंगल में तो जानवर, इंसान घुस गए। एंड हेंस गेट किल्ड बाय हंटर्स, और क्योंकि वो शहर के इलाकों में घुसते हैं और शिकारी उनको मार देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप क्या होता है ना, मैनी एनिमल स्पीसीज हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट, कई सारे जो जानवरों की प्रजातियां हैं या तो वो विलुप्त हो चुकी हैं, और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, या तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। द ब्लैक बक इज ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड। आपने ब्लैक बक से संबंधित कुछ पढ़ा था? याद रहेगा। द ब्लैक बक इज ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड, जो ब्लैक बक है ना वो तो लगभग खत्म होने के कगार पर है। एंड फाउंड ओनली इन 2 कंट्रीज, केवल 2 ही देशों में देखने को मिलता है, नेपाल एंड इंडिया। नेपाल एंड इंडिया। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ब्लैक बक किन 2 देशों में मिलता है, उसको इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया था। इन इंडिया दिस एंटीलोप इज फाउंड इन मेनी नेशनल पार्क्स, इंडिया में तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक गुंडी नेशनल पार्क, पॉइंट कालीमेरे एंड विलांडू सेंचुरीज ऑफ तमिलनाडु, रोलापड्डू ऑफ आंध्र प्रदेश, फ्यू पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा, इन सभी जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन में हमारे नहीं था। ठीक है, देखो पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि मुझे किस चीज को जल्दी पढ़ के निकलना, किस चीज पर रुकना है, इसलिए जरूरी होता है पहले क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, ध्यान से देखो। एज फार एज देयर हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, जहां रहते हैं, इज कंसर्न, अगर उनके निवास स्थान की बात की जाए, दे लिव इन ओपन ग्रासलैंड, तो वो खुले हुए घास के मैदानों में रहते हैं, ड्राई एरिया, सूखे हुए इलाकों में रहते हैं, और थिनली पॉपुलेटेड एरियाज, या फिर ऐसे इलाकों में जो ज्यादा आबादी वाले नहीं है, एंड नियर वाटर रिसोर्सेज, जहां पर पानी होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। दे लिव इन द डेजर्ट एरियाज, रेगिस्तानी इलाकों में भी पाए जाते हैं राजस्थान के, एंड कोस्टल एरियाज, यानी कि तट वाले जो एरिया है, बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि वो ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते जिंदा। दे आर द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट, सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर है ये पूरे प्लेनेट पे। फर्दर दिस एनिमल इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे, दिन में एक्टिव रहता है, बट स्लोज डाउन इन द एक्टिविटीज आफ्टर मिड डे, मिड डे के बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है ये। यहां तक इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, दे आर सोशल बींग्स, वो सामाजिक प्राणी है भाई, मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। हेंस दे मूव विद देयर हर्ड्स, इसलिए अपने झुंड के साथ हमेशा निकलते हैं, विच कैन वेरी फ्रॉम 3 to 23 मिनट्स, झुंड के अंदर 3 से लेकर 23 जानवर तक हो सकते हैं। दे कोहैबिटेट ट्वाइस इन ईयर एंड गिव बर्थ, कोहैबिटेट का मतलब जन्म देते हैं साल में 2 बार, गिव बर्थ ट्वाइस इन ईयर। प्रायर टू इंडिपेंडेंस दिस एंटीलोप वाज एक्सटेंसिवली हंटेड, मतलब हमारी आजादी से पहले इस एंटीलोप यानी कि ब्लैक बक का
भारी मात्रा में शिकार किया जाता था, विच अफेक्टेड देयर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से इनकी आबादी पे फर्क पड़ा, सो मच, इतना ज्यादा, दैट दिस स्पीसीज हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि ये जो प्रजाति है खत्म होने के कगार पर है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई सारे पार्ट्स में खत्म होने वाली है। पोचर्स किल देम, पोचर्स यानी कि जो शिकारी है, पोचर्स किल देम, शिकारी उन्हें मार देते हैं, मेनली फॉर मटेरियल गेन। आ जाओ, ब्लैक बक को क्यों मारा जाता है? ब्लैक बक इज किल्ड बिकॉज ऑफ हंटर्स, हंटर्स मटेरियल गेन। मैंने क्या बोला था? हंटर्स मटेरियल गेन, मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से सेट होता है कि मुझे क्या ढूंढना है। मेरे को ये सारी चीजें डिटेल में नहीं पूछी गई थी कि वो कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, मुझे इससे कोई मतलब था ही नहीं, मुझे इससे कोई मतलब था ही नहीं। एक सेकंड, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब था ही नहीं, मेरे को इससे मतलब था, मेरे को मिल गया ये। आगे बढ़े। इट्स स्किन हैज एन एनॉर्मस वैल्यू इन द मार्केट, इसकी जो स्किन है ना मार्केट में, इसकी बहुत वैल्यू है। एक क्वेश्चन क्या था ये, एडवर्स का बताना है आपको। एडवर्सली कहीं पर आया था? एडवर्सली कहीं पर आया था? मेरे ध्यान से निकल गया। एक्सटेंसिवली आया था, एडवर्सली अभी तक नहीं आया कहीं पर, शायद एडवर्सली नहीं आया, अभी आया होता तो मुझे याद रहता एडवर्सली। वैसे तो अगर आपको एडवर्सली की मीनिंग पता है ना कि नेगेटिव तरीके से होता है, बुरी तरीके मतलब बहुत बड़े लेवल पे बुरी तरीके से वो होता है एडवर्सली का मतलब, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। एडवर्सली कहीं ना कहीं तो होना चाहिए इस पैसेज के अंदर, ठीक है। पॉपुलेशन फॉरेस्ट लैंड आर बीइंग एनक्रोच, दिस इज नॉट फॉरेस्ट हेडिंग टाउन किल्ड एक्सटिंक्शन, एडवर्सली नहीं है, ऑलमोस्ट ओनली टू कंट्रीज इंडिया नेदरलैंड, तमिलनाडु ऑफ आंध्र प्रदेश। इसलिए मैंने आपको कहा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया ना यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो मीनिंग पता है ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, ठीक है। यहाँ पर कहीं एडवर्सली आया ही नहीं है अभी तक शायद। आगे पढ़ते हैं। इट्स स्किन हैज एन एनॉर्मस वैल्यू इन द मार्केट, इसकी स्किन की मार्केट में बहुत वैल्यू होती है, लोग इसकी खाल को बेचते हैं भाई। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज, इस स्पीसीज को बचाने के लिए जो IUCN, ठीक है, हैज डिक्लेयर्ड दिस स्पीसीज नियरली थ्रेटेंड, मतलब उसने इस स्पीसीज को नियरली थ्रेटेंड की कैटेगरी में डाला था ताकि कोई इसका शिकार ना करे। हेंस अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 न्यूमरस स्टर्न मेजर्स हैव बीन टेकन, बहुत सारे जो कदम है उठाए गए इसको बचाने के लिए। टू स्पेसिफाई अ फ्यू, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार के अंदर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था इसी के लिए स्पेशली। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क बनाया गया था, वेलवडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था गुजरात में, नेशनल चंबल सेंचुरी एटसेट्रा। डिस्पाइट दीज एक्ट्स हंटिंग इज एडवर्सली, आ गया ना, मैंने क्या बोला था, इधर याद रहता है। हंटिंग इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग, मतलब बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है आवर वाइल्ड लाइफ। शिकार जो है ना, शिकार जो लोग करते हैं वो हमारे वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहा है, बुरी तरीके से प्रभावित। ये तो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता होगी ना तो पैसेज में देखकर पता लग जाएगा एडवर्सली का मतलब क्या है, बुरी तरीके से, यानी कि कुछ नेगेटिव तरीके से बात हो रही है। तो क्या इसका मीनिंग डिस्ट्रेसिंग हो जाएगा, या डेट्रीमेंटली हो जाएगा, या स्केर्सली हो जाएगा, डिग्रेसिंग हो जाएगा? अब आपको कहोगे सर इनकी तो मीनिंग पता होनी चाहिए हमें। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरनाक, अगर आपको डायरेक्ट याद है ना, इसलिए कहता हूं कि वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो हानिकारक है, खतरनाक है, यानी कि एक नेगेटिव सेंस आपको ये रखता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। डिग्रेस का मतलब क्या होता है, मुद्दे से भटकना, विषय से भटकना। स्केर्सली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही, ना के बराबर। तो हमें पूछा था सिनोनियम, तो सिनोनियम क्या हो जाएगा, एक ही नेगेटिव वर्ड है डेट्रीमेंटली, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन थे, एक तो आपका था टोन, एक आपका था थीम, ठीक है। पढ़ते हैं पहले पूरा इसको, ठीक है। देर आर सम सोल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कुछ क्या है, सोल्यूशंस भी हैं, इस प्रॉब्लम के क्या है, कुछ सोल्यूशंस भी है। बट द बेस्ट वन इज टू बॉयकॉट द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम, सबसे अच्छा तरीका क्या है, इज द बेस्ट वन टू बॉयकॉट, कि भैया बॉयकॉट करो द प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स का, मेड फ्रॉम एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इन स्पीसीज की खाल से बनाए जाते हैं, उस प्रोडक्ट को क्या करो आप, बॉयकॉट करो। एट एन इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। दिस सीम्स टू बी इफेक्टिव, बट विल इट प्रिवेंट एनिमल हंटिंग, लेकिन क्या इससे शिकार रुकेगा, दैट्स अ क्वेश्चन। ये एक क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था यहां पर टोन, तो क्या यहां पर टोन रिवेंजफुल है? रिवेंजफुल का मतलब क्या होता है, बदला वाला। क्या यहां पर पूरे पैसेज के अंदर कोई किसी से बदला लेने की बात कर रहा है, या कोई ये बोल रहा है कि उसको बदला लेना चाहिए या उसने बदला लिया? नहीं, बदला लेने की कहीं पर भी दूर दूर तक बात नहीं हो रही है। इम्प्रेस्ड, क्या कोई किसी से इम्प्रेस्ड है यहां पर?
है क्या कोई किसी से इंप्रेस्ड है? मैंने कहा था ना, एलिमिनेट करके आप आराम से कर सकते हो। एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित, बहुत ज्यादा उत्तेजित, कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उत्तेजित तो नहीं है। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है? चिंतित। तो कहीं ना कहीं पैसेज को पढ़ के लग रहा कि हाँ यार, जो हमारा जो लिखने वाला जो ऑथर है ना, वो इन प्रजातियों को लेकर थोड़ा सा कंसर्न्ड है, थोड़ा सा क्या है, चिंतित है। कंसर्न दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है यहाँ पर? कंसर्न दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसर्न्ड हो जाएगा भाई। समझ गए एलिमिनेट करना कितना आसान होता है? बोलो हाँ कि ना। पैसेज जो बड़े बड़े दिखते हैं ना, उतने ही आसान होते हैं वो, अगर आपको पढ़ के मीनिंग निकालना आता है तो। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज? पढ़ के एलिमिनेट करते हैं। थीम क्या है? लैंड इंक्रोचमेंट। मतलब पैसेज ओवरऑल किस बारे में है? जमीन हड़पने के बारे में है। लैंड इंक्रोचमेंट आपको अच्छे से पता है कि किस बारे में, ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होती जा रही है, उनका शिकार होता जा रहा है, उनको बचाना है। ओवरऑल ये हमारा थीम है ना। लैंड इंक्रोचमेंट हमारा थीम नहीं है। ओवर पॉपुलेशन हमारा मेन थीम है, मेन थीम नहीं है ये। एक पॉइंट रखा गया था, ऐसी एक ये पॉइंट रखा गया था पैसेज में, मेन थीम नहीं है ये, मेन आइडिया ये नहीं है। थीम का मतलब सेंट्रल आइडिया, जो पैसेज का मेन आइडिया है, जिसके बारे में पूरा पैसेज है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड देयर यूजेस, मतलब जंगल और उनका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। जंगलों की बात नहीं हुई है, उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसकी बात नहीं हुई है। बात हुई है एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो प्रजातियां खतरे में हैं, उन स्पीसीज के बारे में इस पूरे पैसेज के अंदर बात हुई है। तो हमारा मेन थीम यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। मुश्किल था या आसान था? मुश्किल था या आसान था, बताओ, जल्दी बोलो। इजी और नॉट? ठीक है। अब ये तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया। ठीक है। आपको करना क्या है ना, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है जिसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाए, वहां से जितने बड़े बड़े पैसेज आप लगा सकते हो, बड़े भी छोटे भी, ध्यान रखना कई बार छोटे खतरनाक होते हैं। ठीक है। वहां से आपको डेली क्या करना है ना, आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि डेली कम से कम 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने, डेली। डेली टारगेट बनाओ। मैं तो कहता हूं अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास टाइम है, तो आप 5 लगाओ डेली। पता क्या होगा, डेली अगर आप 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे, इससे आपकी रीडिंग इंप्रूव होती जाएगी आपके एग्जाम तक। अगर आप डेली 5 पैसेज पढ़ रहे हो, तो अपने आप आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी। अपने आप आपकी जो कॉम्प्रिहेंड करने की, समझने की जो आपके अंदर एबिलिटी है, वो अपने आप ही डेवलप होती जाएगी धीरे धीरे। और अपने आप ही पैसेज में आप एक्सपर्ट। आप ये मत सोचना कि सर ने सिखा दिया अब तो मैं एग्जाम में जाकर उड़ा दूंगा, नहीं। प्रैक्टिस इज द मेन की। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेली कम से कम 5 पैसेज की प्रैक्टिस करो। मैं अपनी तरफ से आपको जो है ना, बेस्ट से बेस्ट जो क्वेश्चंस है, मतलब जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा मैं कम से कम 15 से 20 पैसेज जो मैं आपको करा दूं। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, मतलब पहले आप ही को करने के लिए दूंगा क्लास में, फिर मैं कराऊंगा। क्योंकि ज्यादा किसी चीज के ऊपर टाइम नहीं देना है। लेकिन मैंने क्या कहा ना, मैं हर चीज को वो करूंगा मैं, क्या बोलते, कवर करूंगा मैं। जैसे इस वाले पैसेज के अंदर मैंने आपको थीम वाला भी दे दिया, टोन वाला भी दे दिया, है ना। और यहाँ पर मैंने आपको एक सिनोनिम वाला भी दे दिया, यहाँ पर मैंने आपको एक ब्लैंक वाला भी। इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं पैसेज के अंदर, मैं वो सब कुछ कवर करूंगा। लेकिन आप अपनी तरफ से डेली के 5 पैसेज कम से कम करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके अलावा जो चीजें आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो अच्छी तरीके से, मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, जीके के ऊपर अपनी कमांड जो है ना करते रहो। ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में कल। ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद। एक बार बता देना भाई, अगर कोई देख पा रहा है, सुन पा रहा है, यस सर यू आर ओके। ठीक है।